हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग जेस्ट 2023 का सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन ए लास्ट लेक्चर मैंने कर लिया था। सेक्शन ए जो है 25 क्वेश्चन का था, जो एक एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। ये थोड़ा सा टफ होगा। 26 से 50 जो है ये 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। मतलब जो पैटर्न आपका है जेस्ट 2023 का, प्रोबेबली इस साल भी वही रहेगा। तो वो 25 क्वेश्चन 1 to 25 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और 26 to 50 जो है 9 मार्क्स का क्वेश्चन था। मतलब वो 25 ये 75 हो गया, और ये 25 गुने 9 225 मार्क्स का ही है सेकेंड सेक्शन। तो इसको करते हैं, इसमें थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है। 26वां क्वेश्चन है, ये 26 क्वेश्चन है। क्या लिखे हैं, 26 से 50 लिखे ना। हाँ, 26 से 50। ये देखो क्या बोल रहा है। ए गैस इज इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T using the kinetic theory of gases. Compute the quantity, okay, where V represent velocity vector with the component Vx, Vy, Vz, and this sign represent the thermal average of quantity. ठीक है, करते हैं इसको। देखो दो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। देखो एक तो याद रखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल having speeds between speed कर दो, speeds नहीं, speed between v to v plus dv, probability that a particle will have speed bit. Speed is what? Magnitude of velocity. ये speed है, this is speed, दिख नहीं रहा होगा but speed है। ठीक है, okay, so this is given by PV dV equals to 4 pi m upon 2 pi kt to the power 3 by 2 v square e to the power, ठीक है। और अगर आपको एवरेज करना है, यू वांट टू फाइंड द एवरेज ऑफ दिस v, which is same as writing this thing. Magnitude of velocity is speed, right? So this is you can find it by speed is always positive. Well, मतलब स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये रहेगा 0 to infinity एंड यू हैव v। तो ये थोड़ा फेमस है, एवरेज स्पीड जो है उसका एक्सप्रेशन फेमस है, निकलेगा ऐसे ही। ठीक है, निकलेगा ऐसे ही, आपको गामा फंक्शन यूज करेंगे। तो ये थोड़ा फेमस है, तो इसको तो हम लोग याद रखा जाए। यू हैव 8 kT/πm। ठीक है, ये फेमस है, ये याद रखिए आप। ठीक है, सो दिस इज निकाल भी सकते हो, बाकी इसको याद रखो। 3 चीज याद रखो, मोस्ट स्क्वायर वेलोसिटी 2 kT/πm, जहाँ पे ये चीज़ मैक्सिमाइज हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, देखो ये dv गुना करो तो प्रोबेबिलिटी हो गया, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। dv हटा के ये जो पार्ट हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये जहाँ मैक्सिमम होता है उसको मोस्ट स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। उस वेलोसिटी का पाए जाने का, द पार्टिकल विल हैव द लार्जेस्ट टेंडेंसी ऑफ पोजेसिंग दैट वेलोसिटी। ठीक है, वो होता है अंडर 2 kT/m। ठीक, एक होता है आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो आरएमएस होता है क्या, आरएमएस वी आरएमएस यू कैन फाइंड इट बाय डूइंग दिस, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ये आता है अंडर रूट 3 kT/m। ये भी ऐसे ही निकलेगा आपका, है ना। दिस इज ऑल्सो द, ये भी जो है ऐसे ही निकलेगा, अंडर रूट 0 to infinity v square
पी वी टी वी, ठीक है, ये 3 KTOM होता है। तो ये सब फार्मूला याद रखिए, ये फेमस है, ये सबको याद रखना है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग, ये तो 8 KTOM पाए में याद रहेगा हम लोग को। ओके, अब वी एक्स वी वाई वी जेड का बात करते हैं, उसका भी देखो। द प्रोबेबिलिटी that the particle will have x component of velocity between Vx to Vx to Vx plus dx, Vx plus Vx to Vx plus dVx, ठीक है, that is given by and this is या PVX लिख दो, right, PVX, this is probability density and together it is probability. This is given by m upon 2 pi kt 1 this. This is probability density, this is probability. समझ में आ रहा? ओके, या अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को ये निकालना है मॉडुलस ऑफ this. So this will be what? This will be equal to integral Vx this. So this will be, अब Vx तो देखो ऑड फंक्शन है, अगर सिर्फ Vx होता, मॉडुलस नहीं होता, तब तो इसका आंसर 0 हो जाता। समझ रहे हो क्यों 0 हो जाता? क्योंकि PVX जो है वो तो इवन फंक्शन है। चलो एक स्टेप और करते हैं, तो देखिए अगर सिर्फ Vx का निकालने बोलता आपको मीन तो 0 हो जाता, क्योंकि ये आपका इवन फंक्शन है, और अगर Vx सिर्फ रहता तो Vx into PVX would have been an odd function and limit is from minus something to plus something. So using identity of the integral, different integral, this could have been 0. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, मॉडुलस. So modulus of any quantity is even function. मतलब Vx के माइनस Vx करो तब भी आपको मॉडुलस ऑफ विल बी सेम, मॉडुलस ऑफ Vx एंड मॉडुलस ऑफ माइनस Vx दे आर सेम, राइट. सो मॉडुलस ऑफ Vx तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा, इट विल बी ए इवन फंक्शन एंड नाउ वी कैन इवैल्यूएट. देखिए अब ये जो क्वांटिटी है नॉन जीरो रहेगा तो क्या आ जाएगा, देखो. So since the even function, so this 2 into 0 to infinity, and since now Vx is non-negative, so modulus of Vx will be Vx only. Modulus of Vx will be Vx only. इसको m by 2 pi kt को बाहर निकालो, ठीक है, और ट्वाइस भी आ जाएगा m upon integral 0 to infinity Vx
this. ठीक है, ऑलराइट। अब इसको इवैल्यूएट करो, लेट्स इवैल्यूएट दिस। कैसे इवैल्यूएट करोगे? लेट mvx स्क्वेयर अपॉन 2kt इज, से क्या ले लें बताओ? Let's take it as z, suppose. So Vx will be what? 2kt by m root z, right? And dvx will be, ऐसा एक बार निकाल के ना हम लोग याद भी कर लेंगे, है ना? समझ के एक बार करके फिर याद करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बिना समझे याद नहीं करना है। बिना कोई चीज़ लर्न किए हुए ऐसे खाली फार्मूला याद कर लेंगे तो दिक्कत है ना? अब Vx को क्या लिखोगे? 2kt by m रूट z e to the power माइनस z। और dvx क्या लिखोगे? ये आ जाएगा ना? अब ये कट गया तुम्हारा रूट जेड, और ये दो स्केलर है, अंदर हो बाहर हो एक ही, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर निकल के काट दो, ठीक है? स्केलर यू हैप्पी टू रिमेन इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। दिस इज 0 to infinity। ओके, सो या, so this is m by 2 pi kt 2kt by m and what? एक और 2kt by m है। ठीक है, अब 2kt, एक तो m तुम्हारा कट गया ऐसे, क्या बनेगा? ये आ जाएगा 2kt by pi m, और ये लिमिट क्या बनेगा जी? ये क्या बनेगा? इंटीग्रल माइनस ई जेड 0 to infinity। So this will be टू के डी पाई। अच्छा, फिर यही आपका फिर ये भी यही बनेगा, एक्सप्रेशन सेम ही रहता है, मतलब केवल वी एक्स वी वाई कर दो। सो वी एक्स वी वाई दे आर डमी वेरिएबल। सो the mean of modulus of Vx and mean of modulus of Vy and modulus of Vz will be same because the integrals are same. Pvx is same as Pvy, Pvy is Pvz, ठीक है? ये सब पढ़े होंगे आप लोग, तो कर लेते हैं इसको, है ना? ये क्या आया था? 8kt by pi m ना, और फिर इसका स्क्वायर, ये हो गया 8kt by pi m, और इसका भी स्क्वायर कर लो 2kt by pi m, अब 3 है, तीनों बराबर ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि Pvx इज Pvy and Pvy is same as Pvz, है ना? So this will be 3 multiplied. So 2 चौके 8, 4/3 बी आंसर आ जाएगा। ओके, बाकी याद कर लो ये वाला चीज, कभी आएगा मार देना। मॉडुलस से ध्यान रखना, मॉडुलस ऑफ वी एक्स, सिर्फ वी एक्स का तो मीन 0 हो जाएगा, लेकिन मॉडुलस ऑफ वी एक्स का मीन जो है 2kt by pi m अंडर रूट आएगा, ठीक है? बाकी देखो हम एडवाइज नहीं करते याद करना, कितना आदमी याद करेगा, है ना? फिजिक्स तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, क्या क्या याद करेंगे, ठीक है? ओके, ये भी देखो मैक्सवेल रिलेशन के ऊपर है। मैक्सवेल रिलेशन देखो, in the first law of thermodynamics, du equals to TdS minus PdV, and definition of thermodynamic potential H equals to U plus PV, F equals to U minus Ts, and G equal to H minus Ts. Work out the 4 Maxwell equation, and using them compute this, which are following chi is
डज काई इक्वल। तो मैक्सवेल रिलेशन तो ऐसे आप याद रखें, एडवाइजेबल है, ठीक है। मैक्सवेल रिलेशन आप याद रखें, एडवाइजेबल है कि आप याद रखें इसको, ठीक है। और लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि निकलता कैसे, क्योंकि ये ध्यान रखो जेस्ट के बाद में इंटरव्यू भी होता है। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है तो हो सकता है इंटरव्यू तुमसे पूछ ले कि भाई मैक्सवेल रिलेशन निकालो सारा चारों, है ना, मार्कर और दे देंगे, कहेंगे भाई निकाल के बताओ उनको चारों मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। क्योंकि थ्योरी में पूछ रहा है तो यू मस्ट नो ऑल्सो हाउ टू फाइंड आउट मैक्सवेल रिलेशन एंड यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दोज मैक्सवेल रिलेशन, यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दोज मैक्सवेल रिलेशन। तो ब्रीफली आपको हम बता देते हैं कि मैक्सवेल रिलेशन कैसे निकलता है, ठीक है। that won't take much time, so let me briefly tell you how do you find Maxwell relation, ठीक है। आपको दिया हुआ है पहला du equals to TDS minus ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। सो I can say that du by ds at constant volume is T and du by dV at constant entropy is minus P, right. So if I consider internal energy as a function of entropy and volume, then from here we get is equal to, and from here we have S ठीक है। So the left hand sides are equal, U is continuous function of V and S, so I can say left hand side is equal and we got the first Maxwell relation, we got the first Maxwell relation, that is dt by dV equals to yes, this is S and this is okay. ठीक, सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन यहां से आ जाएगा आपको, यू डू दिस dH equals to du plus drPV and du is what, TDS minus PdV plus PdV plus VdP, तो आ जाएगा dH equals to TDS प्लस VdP, ठीक है। अब वैसे ही प्रोसीड करेंगे, you take H as continuous function of S and P, so you have dH by ds at constant pressure से dP goes to 0 and then dH by the partial derivative, डेबा बोलते हैं, हमको नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, तो हम डी ही बोलते हैं, dH by dP at constant entropy is V, है, दोनों V आ गया, नहीं ये T आ जाएगा, राइट। सिमिलरली सेम ट्रिक यू अप्लाई, dH by ds T, और ठीक है, देन अगेन we'll take d by dP of is and from here
we have okay, so left hand side is same, so right hand side will also be equal in that case. So you have here dt by dp equals to dv by s and v. ठीक है, ओके. नाउ मतलब वो आपको याद रखना, वो अलग अलग देखो लिख दिए हैं, इसलिए वो आपको याद रखना कि हम बता दे रहे हैं कैसे निकलता है. अब f पे आ जाइए. व्हाट इज df? f इज इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी. g स्टैंड फॉर गिब्स. और ये हो गया एंथैल्पी. ये सब थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स हैं, ये थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, राइट. So df is u minus ts, sorry, u minus ts. So sorry, f is u minus ts. So df will be what? du minus d of ts, and du is tds minus p dv, and this is tds plus minus s dt. So tds will cancel out, and what you get? You get df equals to minus p dv minus s dt. ठीक, बढ़िया. अब आ जाइए इधर. df by dv at constant temperature is minus p, and df by dt at constant volume is minus s, right. And now we have d by dt sorry, ठीक. And here we have d by so left hand side is equal, so right hand side will also be equal. So what do you have here? Here we have dp by dt is equal to ds by dv. ठीक, ओके, ठीक. अब आ जाइए लास्ट वाले पे. हाँ, Gibbs free energy. G is H minus Ts and H is U plus PV. स्किप कर जाना जिसको पता है ये सब, है ना. So df is du, which is TDS minus PdV plus PdV VdP TDS SDT. TDS cancels out, PdV cancels out. So you have dg equals to VdP minus SDT. So you have dg by dp at constant temperature is V, and dg by dt
at constant pressure is minus S. Now you take derivative again, d by dt right, and you have d by dp Okay, so we got the fourth Maxwell relation. Left hand side is same, so we write the fourth Maxwell. It is dV by dt at constant pressure is equal to ठीक ठीक है, ऐसे आ जाएगा. अब देखो dV by dt by dV at constant entropy, dt by dV कहाँ है तो बताओ, dt by dV यहाँ है, तो ये हो जाएगा माइनस dp by ds at constant volume. अब हो रहा है dt by dp at constant entropy is dV by ds at constant pressure. अब dp by dt at constant volume, dp by dt at constant ds by dv, ये हो जाएगा ds by dv at constant temperature. और लास्ट वाला क्या है, dv by dt at constant pressure, तो यही हो गया माइनस ठीक. कौन सा मैच करो बताओ, ds by dv माइनस ds by dp, dv by ds माइनस dp by ds, ए मैच कर रहा है, ए इज करेक्ट आंसर. ठीक है, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. बाकी ये याद रखो सब यार, एक और लिखे थे वो चारों याद रखिए, तो आपको इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा ना, आप मैक्सवेल रिलेशन याद रखिए, आगे भी कहीं काम आ जाएगा. ठीक है, ये देखो प्रेशर कंटूर इंटीग्रेशन का है, कंटूर इंटीग्रेशन पढ़ लो यार, एक मतलब इससे क्वेश्चन आ रहा है जस्ट में ना, कंटूर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है. देखो क्या लिख रहा है, compute the contour integral where the contour is a circle of radius 3/4 centered around origin and the direction is counterclockwise. Residue, this is equal to what? This is equal to, basically they have given you a circle of radius 3/4 centered at origin. मतलब आपको ये दे रखा है, this is contour, right? So this will be what? This will be 2 pi I, where Ri are the residues of the poles which are lying inside that contour. Ri is basically, sigma Ri is the sum of residues of the poles which are lying inside the circle. Inside the circle. So first of all, let's find where is the pole. मतलब यहाँ पे आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन गिवन इज fz इक्वल्स टू z अपॉन साइन 2 pi z है. अब अगर पोल्स निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा साइन 2 pi z कहाँ वैनिश कर रहा है, ये कहाँ वैनिश कर रहा है वो देख लो, पोल्स आ जाएगा तुम्हारा, ये है क्या, दिस इज e to the power I 2 pi z, e to the power, sorry not I, e to the power 2 pi z minus e to the power minus 2 pi z
अपॉन 2, यही होता है ना, साइन एक्स इज ई एक्स, ये होता है। अब देखो ये 0 कहाँ होगा, दिस इज जहां पे e इक्वल्स टू 2πz इज e, और यू कैन से 4πz इक्वल्स टू 1, और 1 क्या है, इज 2πi, राइट। सो इन अ वे you can say 4πz equals to this is also 1, cos 2pi is 1, sin 2pi is 0, it is pi cancels out, so z equals to 2pi or minus 2pi, ठीक है। और let me write in general, so I can write this, so sorry, pi cancel, 2 doesn't cancel, so 2 to 4, so z is ni by 2, n is integer. So you have two poles lying inside the contour, that is I by 2 and minus I by 2. दो पोल जो है अंदर लाई करेगा, एक आपका है I by 2 और एक minus I by 2. They are the two poles which are lying inside. 3/4 का सर्किल है जी, तो I by 2 अंदर होगा, ये भी अंदर ही होगा। तो अब रेसिड्यू निकालना पड़ेगा इन पोल्स के ऊपर, इन पोल्स के ऊपर रेसिड्यू निकाला, और भी पोल्स होंगे, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बहुत सारे पोल्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो हमें मतलब है जो कंटूर के अंदर लाई कर रहा है, बिकॉज द फार्मूला से सिग्मा आर आई इज द सम ऑफ द रेसिड्यूज एट द पोल्स विच आर लाइंग इनसाइड द कंटूर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इनसाइड द कंटूर ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक चीज समझो, रेसिड्यू कैसे निकालोगे, you are given an analytic function, fz equals to z upon, so I can write it as say gz by phi z, right. So if you want if suppose z equal to a, you have the contour at, the pole at z equal to a, the residue at z equal to a will be simply ga upon, if you have pole of order 1, z minus a ब्रैकेट में है डिनोमिनेटर में, z minus a स्क्वायर रहेगा तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा। So it is given by this. So this is your gz and this is your pi z. So first of all let's evaluate this gz upon pi dash z. तो क्या हो जाएगा, z upon 2 cos 2z and cos 2z, sorry 2 pi z, it is ओके, तो गलती हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, z अपॉन 2 पाई कॉस 2 पाई z, और कॉस 2 पाई z क्या हो जाएगा, सॉरी 2 पाई, तो सो दिस इज z अपॉन 2 पाई and e to the power 2 pi z upon 2. So 2 will cancel out. So what do we have here? Z upon pi this. आपको पोल निकालना है at z equals to प्लस माइनस आई बाई 2 पे, पहले पोल निकाल लो एट z इक्वल्स टू, नो सॉरी रेसिड्यू निकालना है, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू आई बाई 2, क्या होगा रेसिड्यू,
the residue R1 will be I by 2 pi e to the power what? I pi e to the power minus I pi. Okay. So e to the power I pi क्या हो जाएगा? Cos pi, sorry प्लस है ना, -1 नहीं, cos pi is -1, sin pi is 0. So you have what? You have iota upon 4 pi with minus sign, and at z equals to minus iota by 2 क्या हो जाएगा? R2 will be simply minus I by 2 pi e to the power minus I pi. So this will give you what? This will again give you I by 4 pi. So what do you find? The sum of residues, they are adding to 0. Sum of residues, they are adding to 0. Have here 2 pi I, residues are minus I by 4 pi and plus I by 4 pi. So the answer will be 0, right? मैच भी कर ले, आंसर विल बी 0. इसका आंसर भी दे दिया था ना जेस्ट वालों ने, आंसर विल बी 0. ठीक है, ओके. यही तरीका है, यही तरीका है. पोल्स याद रखिए, पोल्स क्या होता है, और जहाँ पे फंक्शन, वेयर द फंक्शन सीज टू बी एनालिटिक, दैट इज कॉल्ड पोल्स. अच्छा, काफ़ी मैथमेटिकल फेस. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equal to xy plus xy square, y at x equal to √2 is e by 2 minus e, where e is the base of natural logarithm. Compute y at x equal to 0. अच्छा, ठीक, निकल जाएगा ये तो. डिफरेंशियल इक्वेशन इजी है. You have dy by dx equals to xy plus xy square. अब देखो यहाँ पे है ना थोड़ा सा मैथ्स, देखो फिजिक्स इज स्ट्रेट, मतलब फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा ट्रिक्स नहीं होता है, होता है तो हम लोग सजेस्ट नहीं करते कि आप फिजिक्स में ट्रिक्स वगैरह याद रखो, ये सब ठीक है, बेसिक लॉज याद रखो. बट मैथ्स में आई डू सजेस्ट कि यू मस्ट, देखो व्हेन यू हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स यू हैव नथिंग टू रिमेंबर. अप्लाइड मैथमेटिक्स में यू मस्ट हैव गुड प्रैक्टिस एंड डोंट साई अवे फ्रॉम द ट्रिक्स. Maths is tricky subject. Applied maths is tricky subject. So you must apply all sorts of ways to solve the questions. It should be conceptual. गलत नहीं. So what I can do is, हम तो देखो काफ़ी प्रैक्टिस है मेरा, तो I want to see it. थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करो. You just divide the whole thing by y square. So you have what? You have to segregate the dependent variables. Y is dependent variable, और ये क्या आ जाएगा? Equals to, so this can be written as 1 by y square dy by dx minus x by y equals to x. Now I'll change the dependent variable y. I'll transform the dependent variable. Y is dependent variable, x is independent variable. So what I can do over here is I can transform the dependent variable, and I can take the dependent variable as z. Let's take minus 1 by as z, because I am seeing here कि this is nothing but dz by dx. नहीं, this is simply dz by dx. और ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 by y square माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dy by dx would be dz by dx, right? So from here we get dz by dx plus xz equals to x, and your integrating factor is what? E to the power x dx, which is nothing but e to the power x square by 2.
right? So we have z into e to the power x square by 2 and integral e to the power x square by 2 dx plus some constant, and this is nothing but e to the power x square by 2 and x dx is nothing but d of x square by 2 plus some constant. So from here we get z into x square by 2 equals to, so e to the power, I'll take x square by 2 as z, this is dz. So Ez dz is Ez. So it will be, sorry, not z, z I have already taken. So I'll take x square by 2 as t and this will be dt. So e to the power t dt is et, that is e to the power x square by 2 only, plus constant c. So z, which is minus 1 by y, is nothing but 1 plus c e to the power x square by 2. Now we have to evaluate c. C evaluate करना पड़ेगा because you are given मतलब एक कंडीशन दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, तो उसको यूज करके C evaluate कर लो. ठीक. So what do you have? Minus 1 by y equals to so we have y at x equal to root 2 as e to the power e by 2 minus c. So y is this, so this will be what? Minus of, okay, and root 2, minus 1. So we have here what? Minus 1, or this is e minus 2 by e, minus 1 and c by e. So this gives us what? E minus 2 minus e upon e is c by e. So e cancels out. So c is what? Minus 2. So we have minus 1 by y as 1 minus so we have minus 1 by y equals to 1 minus 2. अब क्या निकालना तुमको? x equal to 0 पे ना, put x equal to 0. So you have 1 minus 2 because x square by x को 0 करोगे तो 1 हो जाएगा ये, minus 1. So y is what? Y is 1. Y is 1. B आंसर आ जाएगा. इसको मैच कर लेते हैं. ठीक है. Y is 1. Simple question. Linear differential equation of first order. You study this linear differential equation of फर्स्ट ऑर्डर. एक वीडियो बना देंगे. एक बच्चा बोल रहा था कि जेस्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका एक वीडियो बना दीजिए, तो बना लेंगे उसको भी. ठीक है. ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. 1 mole of an isolated ideal gas in equilibrium at pressure P1 and volume V1 and temperature T1 undergoes a process that changes state. In the final state, gas is in equilibrium at pressure P2, volume V2 and temperature T2. Suppose the ratio of final and initial temperature and pressures are given like this. Work out the change in entropy in the process. Take heat capacity of the gas at constant pressure and constant volume of Cp and Cv and ideal gas to be equal to R. सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड भी है थोड़ा, है ना, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है. देखिए डेल्टा एस क्या होता है. डेल्टा एस इज dq by t, right? ds is dq by t, and dq from the first law of thermodynamics, it is what? cv dt plus p dv upon t. बाकी नीचे करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू cv dt by t.
ये क्या आ जाएगा, P/T dV। लेकिन तुमको जो दे रखा है ना, P/T करोगे तो R/V तो हो जाएगा, बट वॉल्यूम का रेशियो नहीं दे रखा है। टेम्परेचर का रेशियो तो दे रखा है, तो ये तो फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ना वॉल्यूम का रेशियो नहीं दे रखा। P/T विल बी R/V, P/T विल बी R/V, ठीक है। मतलब फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, सॉरी यहाँ से ऐसे लिख दो, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। सो तो PdV को हम P/T है, तो इसको हम लोग को प्रेशर के टर्म्स में कुछ लिखना पड़ेगा ना। सो आई कैन राइट PdV इज व्हाट, वी हैव एन आइडियल गैस, आइडियल गैस दे रखा है आपको, चूंकि PV इज RT, 1 मोल दे रखा है। सो इफ आई टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, so this will be what, PdV VdP and RdT. So PdV can be written as RdT minus VdP। क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना आपको? ये R/V हो जाएगा तो log V2/V1 होगा। V2/V1 नहीं दे रखा है, हालांकि V2/V1 निकल जाएगा यहाँ से, बट चलो कोई नहीं। तो ये हो गया T1 to T2, तो ये तो हो जाएगा सिंपल log T2/T1। और ये क्या कर दिया हमने, PdV को एक्सप्रेस कर दिया हमने RdT minus VdP, ठीक। So this gives us CV ln T2/T1 प्लस ये क्या हो जाएगा, R dt/dt, अच्छा, माइनस V/T dP। Now again you will use ideal gas equation, V/T is what, R/P, PV is RT, so V/T is R/P। ये क्या हो जाएगा, T1 to T2, ये हो गया CV ln T2/T1, ये हो जाएगा R ln T2/T1, and here we have V/T as R/P, and it goes from P1 to P2. So we have here what, CV plus R log T2/T1 minus R ln या log लिखो, एक ही बात है। बेस अगर नहीं मेंशन करते हो तो log is log to the base E only. So CV/R is what, CV/R is Cp, and log T2/T1 is minus R yes, ठीक। A आंसर आ जाएगा, A will be the correct answer, A will be the correct answer, ठीक है। इधर इजी है, उधर भी इजी ही था। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। Two linear polarizers are placed coaxially with transmission axis of first polarizer in the vertical direction and the second polarizer in horizontal direction, ठीक है। The half-wave plate coaxially between these two cross polarizer is rotating about this axis at an angular frequency omega, ठीक है। If t equal to z, at t equal to 0, the fast axis of half-wave plate was oriented vertically. The fast axis of half-wave plate was oriented vertically. The beam of unpolarized light of intensity I0 is incident along the axis of the optical system, ठीक है। The output intensity measured by a detector after the beam passes through this optical system is, this is a question of Malus law, and also this is a question on your knowledge of how much you know about action of half-wave plate on the plane polarized light, action of the half-wave plate on the plane polarized light। यहाँ देखो ऑप्टिकल सिस्टम क्या है आपका, ये ऑप्टिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पोलराइजर,
let's call this polarizer P1, and then you have a half wave plate, and then you have P2, and we have the unpolarized light over here. पहला से तो सिंपल प्लेन पोलराइज हो जाएगा ये, इंटेंसिटी हाफ, यहाँ पे इंटेंसिटी का आई नॉट है तो आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, विथ ऑल द फील्ड वेक्टर लाइंग अलोंग द पास एक्सिस ऑफ P1. Unpolarized light getting converted into plane polarized light with all the field vector parallel to the pass axis of P1. ठीक है, तो एक बार ऐसा करते हैं कि हम लोग एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लें, दिस इज Z, Z के अलॉन्ग प्रोपगेशन हो रहा है एंड X और Y. ठीक है, ठीक है, X और Y. अब X वर्टिकल ले लिए हैं और कोई दिक्कत तो नहीं है ना. X वर्टिकल लेने थोड़ा और लगेगा आप लोग को, नहीं? ऐसा करो, अगर और लगता है वैसे तो X को प्रोपगेशन ले लो और YZ प्लेन में पोलराइजर का एक्सिस और तुम्हारा उसका फास्ट एक्सिस लाई कर रहा होगा. ठीक है, तो लेट्स Z में तो सिर्फ प्रोपगेशन हो रहा है, X में, सॉरी X यहाँ ले लिया मैंने, X में सिर्फ प्रोपगेशन हो रहा है और जो बाकी फील्ड वाइब्रेशन होगा, फील्ड जो है इट विल बी कन्फाइंड टू YZ प्लेन, फील्ड विल बी कन्फाइंड टू YZ प्लेन. along X you have just propagation, along X you have just propagation, and all the field vector will be confined to YZ plane. और जो पास एक्सिस है पोलराइजर का, जो फास्ट एक्सिस है हाफ वेव प्लेट का, वो सब भी दे विल बी कन्फाइंड टू व्हाट, YZ प्लेन. तो बोल रहा है कि जो पहला पोलराइजर है उसका जो पास एक्सिस है, फर्स्ट पोलराइजर, the transmission axis is also called pass axis. तो पास एक्सिस पहला पोलराइजर का वर्टिकल है, इट इज वर्टिकल है, ठीक. और दूसरे का हॉरिजॉन्टल है, मतलब P1 का ऐसे है और P2 का पास एक्सिस ये है, ठीक. अब बोल रहा है कि जो एट t equal to 0 द फास्ट एक्सिस ऑफ हाफ वेव प्लेट वाज ओरिएंटेड वर्टिकली. जो फास्ट एक्सिस है हाफ वेव प्लेट का, the fast axis of half wave plate, let's take fast axis by this H wave plate, H half wave plate का fast axis vertical है, ठीक. अब ये कितने एंगुलर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. सो आफ्टर एट टाइम t, मतलब t को 0 पे, तो ये जो हाफ वेव प्लेट का फास्ट एक्सिस जो है वो पोलराइजर P1 से कोइंसाइड कर रहा है. पोलराइजर P1 का जो पास एक्सिस है या ट्रांसमिशन एक्सिस है उससे कोइंसाइड कर रहा है. नाउ वी आल्सो नो कि जो हाफ वेव प्लेट है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, राइट. इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस विथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी. सो एट टाइम t द फास्ट एक्सिस ऑफ हाफ वेव प्लेट विल बी मेकिंग एन एंगल थीटा इक्वल टू ओमेगा t, ठीक. तो एट टाइम t हम लोग का इंटेंसिटी निकालना है. तो देखिए अब देखिए जब लाइट फॉल करेगा, when the light will fall on the polarizer P1, then P1 is going to allow the waves or the EM wave or polarizer P1 is going to allow only those rays which are having field vector parallel to the path axis of P1. So when the light will become plane polarized after P1 with all the field vector along the path axis of P1, जो field vectors होंगे they will be along path axis of P1 and intensity will go to I0 by 2, ठीक.
अब ये जो लाइट है, इट इज फॉलोइंग ऑन हाफ वेव प्लेट. दिस लाइट इज फॉलोइंग ऑन हाफ वेव प्लेट with the field vector making an angle theta equal to omega t with the half wave plate. तो half wave plate क्या करता है? When a plane polarized light falls on the half wave plate, when the plane polarized light falls on the half wave plate with the field vector making angle theta with the principal section. Fast axis is the principal section. So when a plane polarized light falls on the half wave plate with the field vector making angle theta with the principal section, then that and that theta is different from, if that theta is different from 0 and pi by 2, it's neither parallel to fast axis nor perpendicular to fast axis. In that case, that light will break into two plane polarized light. One is called E wave, other is called O wave. E wave has got all the field vector parallel to the principal section. O wave has got all the field vector perpendicular to that principal section. And then what happens? Those E wave and O wave pass to the whole crystal. Half wave plate is a crystal, doubly refracting crystal. ठीक है? So half wave plate से pass करेगा, and they pass the whole crystal, and after passing they emerge from the crystal, developing a phase difference of pi. पाई का फेज डिफरेंस डेवलप करते हुए वो बाहर निकल जाएगा, और फिर वो ओ वेव और ई वेव सुपर इम्पोज करेगा, एंड आफ्टर सुपरपोजिशन दे विल अगेन फॉर्म अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट with their field vector making pi minus theta with the principal section, where theta and pi minus theta are measured in the same direction. क्या बोले हम? When you have plane polarized light falling on the half wave plate with the field vector making angle theta with the principal section is fast axis, then after passing through the half wave plate, it still remains plane polarized, क्योंकि पहले तो ब्रेक किया, डबल रिफ्रैक्शन हुआ ओ वेव और ए वेव ई वेव में, आप वो पास करेगा क्रिस्टल से, एंड क्रिस्टल present different refractive index to both O wave and E wave, so they develop a phase difference because the path difference goes different, because mu O and mu E goes different, right? तो वो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के सुपर इम्पोज करके फिर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉर्म करेगा. अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉर्म करेगा, लेकिन उसका जो फील्ड वाइब्रेशन है उसका डायरेक्शन अलग होगा. इनिशियली थीटा एंगल था प्रिंसिपल सेक्शन से, तो अब जो है पाई माइनस थीटा विद द प्रिंसिपल सेक्शन होगा, एंड वेयर थीटा एंड पाई माइनस थीटा आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द फास्ट एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन. तो पहले फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन क्या था? थीटा. अब उसी डायरेक्शन में पाई माइनस थीटा आपको मेजर करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में आपको पाई माइनस थीटा मेजर करना पड़ेगा. सो दिस इज पाई माइनस थीटा. Right? Or you can say the change in angle will be pi minus theta minus theta. So it is pi minus 2 theta. Right? Where this theta and pi minus theta has to be measured in same direction. Theta pi minus theta दोनों ही एंगल जो है वो फास्ट एक्सिस के रिस्पेक्ट में है. ठीक है? So amount of rotation is pi minus theta minus theta, pi minus 2 theta. ठीक? अब हम लोग जरा इंटेंसिटी का बात करें. ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा, समझिए, इंपॉर्टेंट है, परेशान करता रहेगा लाइफ लॉन्ग फिजिक्स में रहेगा. तो ये आई नॉट बाई 2 रहेगा, ये भी आपका आई नॉट बाई 2 ही रह जाएगा, क्योंकि हाफ वेव प्लेट इंटेंसिटी नहीं खाता है, डजंट ईट लाइट, तो वो बस फील्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है. ठीक है, तो ये भी आई नॉट बाई 2 रहेगा. अब ये जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करेगा, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दैट प्लेन पोलराइज्ड लाइट makes how much angle with the path axis of P2? Path axis of P2 से कितना एंगल बना है? What will be this phi? This phi will be pi by 2, sorry, minus pi minus theta. ये तो pi minus 2 theta है ना, तो ये पूरा 90 डिग्री है. तो हम देख रहे हैं कि माइनस लगाना है ना, तो इसका फील्ड वेक्टर P2 के पास से कितना एंगल बना रहा है वो देखना है. सो दिस विल बी माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा. राइट. सो द इंटेंसिटी ओवर हियर विल बी आई नॉट बाई 2, तो इंटेंसिटी शुरू हुआ था, अब ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, और that can be also written as
कोई दिक्कत नहीं, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो दिस इज और दिस इज cos 4 theta and theta is omega t. Theta is omega t. So it will be हो जाएगा divided by 4 1 minus cos 4 theta, theta is omega t, cos 4 omega t हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? इज इट क्लियर? आगे चलें हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू √2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, and total energy E is subjected to a central force field F equal to minus kr, where k is 2 kg per second square. Which of the following statement is true? The center of all circle in the option below are at origin. ठीक है, आपको सेंट्रल फोर्स दिया हुआ है, सेंट्रल फोर्स मोशन का क्वेश्चन है। पार्टिकल इज कंस्टेंट टू बी इन द रीजन आउटसाइड द सर्किल विथ रेडियस r इक्वल्स टू दिस। The particle is bounded in the annular region described by two circles. Particle is bounded within annular region described by two circle radius this. ठीक है, क्लासिकली अलाउड रीजन निकालना है, कहने का मतलब ये है कि कौन सा रीजन में पार्टिकल रहेगा। ठीक है, तो आपको सेंट्रल फोर्स दिया हुआ है और सेंट्रल फोर्स दिया हुआ है, हाँ ठीक है, तो सेंटर ऑफ फोर्स से क्या आर मैक्स होगा और क्या आर मिन होगा वो निकाल लेते हैं हम लोग। जस्ट फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। ये दोनों क्वांटिटी निकाल लेते हैं, आर मिन निकाल लेते हैं और आर मैक्स निकाल लेते हैं। और अगर सेंट्रल फोर्स आप लोग पढ़े होंगे ढंग से तो आपको याद होगा कि सेंट्रल फोर्स में और आर मिन और आर मैक्स जो है ये आपको F इक्वल टू माइनस के आर दिया हुआ है। इसको चलो याद रखेंगे, ऊपर रख करते हैं इसको पहले। ठीक है, देखिए सेंट्रल फोर्स दिया हुआ है आपको F इक्वल्स टू माइनस के आर। तो पहले तो सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल निकालो। सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल? सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल इज गिवन बाय F डॉट डी आर फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू आर। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है फॉर विच F इज जीरो। F इक्वल टू जीरो करके रेफरेंस पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर K बाई आर स्क्वायर होता है तो रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी होता है। Central force potential is work done by external agency in bringing the particle from reference to point P. Point P is denoted by R and reference point जो है that will be the point where this force goes to zero, right? So चूंकि minus KR है तो force will go to zero at R equal to zero. ये हो जाएगा 0 to R और F क्या है? माइनस KR, इसको लिखो माइनस KR dot dr. So this is going to be KR dr. R vector और dr vector same direction में लाई करेगा. So it will be R dr. It is 0 to R. So this is KR square by 2. KR square by 2. K का वैल्यू भी दिया हुआ है क्या? चेक करो जरा. टू दिया हुआ और L का वैल्यू भी दिया हुआ है. चलो ठीक है. सो K का वैल्यू 2 दिया हुआ है. सो दिस इज गोइंग टू बी K का वैल्यू 2 पुट कर दो. इट इज R स्क्वायर. दिस इज सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल. इफेक्टिव पोटेंशियल इज गोइंग टू बी V इफेक्टिव इज, भाई ये सब चीज आपको पता होना चाहिए. सेंट्रल फोर्स मोशन का चैप्टर में ये सब निकालते हैं हम लोग. ठीक है. सो दिस इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2mR स्क्वायर. तो L का वैल्यू तो तुम्हारा दिया हुआ था √2 दिया हुआ था. M का वैल्यू क्या दिया हुआ है? M का वैल्यू चेक करो क्या दिया हुआ है. M का वैल्यू, L का वैल्यू √2 है
m का वैल्यू 1 है, ठीक है, पुट कर लो यहाँ पे। सो दिस इज आर स्क्वेयर, एल का वैल्यू √2 है तो ये 2 हो गया, और 2 इंटू 1 kg था ना जी। सो इट इज आर स्क्वेयर प्लस 1/r स्क्वेयर। मास एक बार फिर से चेक करते हैं क्या दिया था, मास 1 kg था, ठीक है। सो दिस इज योर इफेक्टिव पोटेंशियल, दिस इज योर इफेक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। और एनर्जी भी कुछ दिया है क्या? हैव दे गिवन एनर्जी आल्सो? बहुत, कोई नहीं, चलो। एनर्जी इज 3 जूल, यस, एनर्जी इज 3 जूल, ठीक है। सो वी विल फाइंड आर्मिन एंड आरमैक्स। एनर्जी इज 3 जूल, सो आर्मिन and Rmax are the root of the equation। नहीं जानते हैं तो ये सब थोड़ा पढ़ लीजिए भाई, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट होता है। जैम में तो उतना इजी था सब, इसमें तो पूछ रहा है सवाल सब ना। आर स्क्वेयर प्लस, एक्चुअली सब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन हो जाता है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। इट इज दिस वी इफेक्टिव इक्वल्स वी, और इसका जो रूट होगा वही आर्मिन और आरमैक्स देगा। ये क्या बनेगा? R4 माइनस 3r स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या बनेगा? ये वैल्यू बनेगा r स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 3 3 9 और में से 4 गया 5/2। सो यू हैव r स्क्वेयर इक्वल्स टू, तो आरमैक्स आर्मिन क्या हो जाएगा? मतलब इमेजिनरी वैल्यू तो आर लेगा नहीं, है ना। सो आरमैक्स इज अंडर रूट 3 प्लस √5/2 and armin is अंडर रूट, क्या जाए, राइट, 3 प्लस √5/2 and 3 माइनस √5/2। ठीक है, तो आर्मिन से बाहर और आरमैक्स के अंदर लाई करेगा पार्टिकल, आर्मिन से बाहर और आरमैक्स के अंदर लाई करेगा पार्टिकल। ये हो जाएगा आंसर आपका। ये पार्टिकल इज बाउंड बिटवीन एनुलर रीजन, से सेंटर ऑफ फोर्स हो गया, ये आर्मिन हो गया आपका, उसके अंदर जा नहीं सकता, और ये आरमैक्स हो गया, उससे बाहर नहीं जा, ये फॉरबिडन हो गया तुम्हारा, और ये फॉरबिडन हो गया, इस जगह में रहेगा, ठीक है। सो पार्टिकल इज बाउंड विद इन एनुलर रीजन गिवन बाय 2 सर्कल्स, r इक्वल टू आरमैक्स एंड r इक्वल टू आर्मिन। r इक्वल टू आर्मिन इज दिस, r इक्वल टू आरमैक्स इज दिस, ठीक है। C will be the correct answer. C is going to be the correct answer. ठीक है, आगे चलें। ये देखो क्वेश्चन, मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? If the power series y is, if the power series y equals to sigma aj xj, analysis is carried out of the following, क्या लिखा है? पावर सीरीज एनालिसिस इज, हाँ, एनालिसिस कैरिड आउट ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन रिजल्ट्स। अरे पावर सीरीज एनालिसिस कर रहा है, मतलब इसको ये कह रहा है ये रूट है, मान लो दिस इज द दिस इज सेटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनमें क्या रिकरेंस रिलेशन होगा, हाउ aj+2 और aj+1 इज कनेक्टेड विथ aj, ठीक है। तो फिर इसको अंदर, इसके अंदर पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आएगा? देखो, अगर इसके अंदर इसको पुट किया जाए ये चीज़ को, तो ये क्या आएगा? दिस विल कम एज, यहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका d²y/dx²। तो सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा? सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा aj j इंटू j-1
एक्स जे माइनस टू, ठीक है, एक्स जे माइनस टू। या अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर नीचे भी है, तो ये हो जाएगा ए जे एंड जे एक्स टू द पावर जे माइनस वन, और यहाँ आपका एक्स स्क्वायर है तो जे माइनस थ्री हो जाएगा, जे माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक। ओके, एंड हियर वी हैव 4 times aj and x square, so this is x to the power this. Okay, and everywhere j is varying from j equal to 0 to infinity. ठीक, okay, fine. So we have j minus 2 और इनके कोएफिशिएंट में रिलेशन निकालना है हमको, इनके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। If I replace j with j plus 1, if I replace j with, क्योंकि j plus 1 और aj और aj plus 2, ठीक है, तो ये आगे चलते हैं इसको। अब ये आपका आ जाएगा, ये तो j माइनस टू इनको क्लब कर दो, सिग्मा ऑफ aj माइनस राइट प्लस राइट, अब एक काम करते हैं, एक्स जे माइनस टू वाला कोएफिशिएंट यहां से भी निकालते हैं। तो आप देखो, अगर j को j प्लस 1 से रिप्लेस कर दें तो ये j माइनस टू हो जाएगा, यानी आई कैन से, अगर इफ आई कलेक्ट द कोएफिशिएंट एक्स जे माइनस टू फ्रॉम हियर, देन यू विल हैव ए जे or you can say sigma aj j into j minus 1 minus 4, और यहाँ से j माइनस टू का कोएफिशिएंट अगर निकालेंगे तो j है तो j माइनस टू, j माइनस थ्री है तो j माइनस टू है तो j प्लस 1 हो जाएगा ये, and this will be a j plus 1, this will also be j plus 1 and x j minus 2, राइट, ये आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा j माइनस टू का। और चूंकि ओके, एंड सी ऑल द कोएफिशिएंट सिंस इट इज 0, और भी टर्म्स होंगे, ये तो सिर्फ एजे वाले, अगर सिर्फ एजे वाले एक्स जे माइनस टू का टर्म, ये तो ऐसे लिख दिया हम लोग, इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, जे को रिप्लेस कर दिया जे माइनस 1 से, जे प्लस 1 से। तो we get the relation, if this is to fit into this, this coefficient must be 0, so this will be aj minus 4 equals to, or minus or we can get the relation aj plus 1 is aj and 4 minus j into, yeah, I think this one is correct, j into j minus 1 upon j plus 1। कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है,
D will be the correct answer. D will be the correct answer. Power series is important way of solving differential equation. You get the relation among them, and using this relation we can rewrite this power series with including using this. We have to incorporate this relation in the coefficient. मतलब आपको पहले A0 निकालेंगे, वहाँ से A1 निकालेंगे, A1 से A2 निकालेंगे, A2 से A3 निकालेंगे, इस तरह से आप एक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लोगे जो इसका सोल्यूशन होगा. मीन्स इफ दिस हैज टू बी सोल्यूशन ऑफ दिस, देन दिस कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड. अगर ये इफ आई वांट दिस पोलिनोमियल टू fit into this equation as a solution, then that polynomial, the coefficient in that polynomial must obey this property, right? इसको recurrence relation बोलते हैं, क्योंकि एक coefficient से अगला coefficient निकल जाए, अगला से उसके अगला वाला coefficient निकल जाएगा, इसलिए इसको recurrence relation बोलते हैं. ठीक है, ओके, ठीक. ये क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन है, पहले आप खुद से बनाओ भी, फिर सोल्यूशन देखो. Two semi-infinite wires are placed on x-axis from minus infinity to minus d, and the other from d to infinity. Both wires carry a steady current I in the same direction. The magnitude of magnetic field at a distance d away from the center of this gap in yz plane, ignore the charge accumulation, is. इसका डायग्राम भी दिया होगा यार, इसका डायग्राम भी दिया होगा. ये कौन सा है नोट्स? नहीं, डायग्राम मैंने बनाया था. देखिए, देखो क्या लिखा है. टू सेमी इनफाइनाइट वायर, दे आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, वन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी, और दूसरा जो है डी से इन्फिनिटी तक. बोथ वायर्स कैरी ए स्टेडी करंट आई इन द सेम डायरेक्शन. The magnitude of magnetic field at a distance d away from the center of this gap in yz plane is. देखो, this is your yz plane, right? This is your sorry. This is x, y and z. Okay. So x एक्सिस के अलावा वायर को हमने पुट किया है. एक वायर आपका ऐसे है, माइनस इन्फिनिटी टू, दिस इज x इक्वल टू माइनस टी, एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी. एक वायर ऐसे है, और दूसरा वायर कहाँ है? d से इन्फिनिटी, x इक्वल टू डी टू इन्फिनिटी. और दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में, दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में. अब कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस डी अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस गैप. यहां से डी दूरी पे, ये डी दूरी किसी भी वाइजेड प्लेन में कहीं भी हो सकता है, डी दूरी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है. ये डी मान लो डी दूरी है, तो ऐसे भी डी दूरी यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे निकालिए, ऐसे निकालिए. ठीक है, डी डिस्टेंस, इस वायर से डी डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. कैसे निकालोगे बताओ? हाउ विल यू फाइंड इट? करंट इन बोथ द सेमी इनफाइनाइट वायर इज आई. देखो, we will use a very important principle, that is principle of superposition. We will use principle of superposition. ये जो current distribution दिया हुआ है, this current distribution can be seen as superposition of a infinite wire from minus infinity to plus infinity, right, and a short wire from x equal to d to x equal to minus t. This white color wire जो हम लिए हैं, infinite wire from minus to plus infinity, will be carrying current I, and this short wire which I have drawn by green line would be carrying current I in negative x direction. ये positive x direction में, और जो short wire है, ये white वाला wire infinite wire minus to plus infinity, it is carrying current I, and this short wire, short conductor
जो 2D लेंथ का है वो करंट कैरी कर रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये व्हाइट और ग्रीन वायर को हम अगर सुपर इम्पोज कर दें तो हम लोग का गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे I and माइनस I विल कैंसिल आउट एंड देयर वोंट बी एनी करंट इन दिस रीजन -D to +D। लेकिन जो ये दो वायर हमने लिया है कि इनफाइनाइट वायर है कि जो शॉर्ट वायर, इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत आराम से हम लोग डी डिस्टेंस में निकाल सकते हैं। सो द गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सीन एज सुपरपोजिशन ऑफ superposition of infinite wire from minus to plus infinity and current being from minus in positive x direction, and we have a short wire which is from x equal to d to x equal to minus d and current in opposite direction. So if these two current distribution superimposed together will give you the existing current distribution. So the magnetic field at a point P, which is at a distance d from this x-axis, will be equal to the magnetic field to infinite wire from minus to plus infinity and superimpose on that magnetic field to this short conductor. तो अब ये इनफाइनाइट वायर जो व्हाइट कलर का है उसके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये थंब ले लो और एक फिंगर देगा आपको बी का डायरेक्शन, तो बी का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, कितना μ0I/2πd, ठीक। और जो शॉर्ट वायर है उसके से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। शॉर्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, थंब इधर करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ, व्हाट विल बी दैट मैग्नेटिक फील्ड, टेल मी। दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी सिंपली, ये आपका शॉर्ट कंडक्टर है, आपका ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट कंडक्टर इज μ0I 4πd sin alpha plus sin alpha. Now what is this alpha? This is your D and this is your D, so this would be 45 degree. So this would be μ0I 1/√2 plus 1/√2। आइए करंट एक मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी μ0I by 2πd in outward direction minus μ0 in outward direction। क्या आएगा देखो, μ0I by 2πd, this is B, 1 minus 1/√2, this B will be the correct answer, B will be the correct answer, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द एक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू मोशन ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज, m is the mass of particle, alpha beta constant, vx is potential which is function of x, the position velocity are held fixed at the end point of the trajectory, the equation of motion of this particle is। देखो आप हैमिल्टन प्रिंसिपल पढ़े होंगे एंड यू माइट हैव स्टडीड अबाउट हाउ वी डिराइव लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो ये हमारा वहाँ पे L हुआ करता था, बट इफ यू रिमेंबर देयर L वाज द फंक्शन ऑफ Q डॉट T, और अगर x के फॉर्म में लिखे, इफ आई टेक x एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, इट इज x डॉट एंड T, बट हियर व्हाट वी आर फाइंडिंग, this is function of not only just x and x dot but x double dot also, ये x double dot का ही function है, right? See in this case if it is a function of x and x dot, then your Lagrangian equation used to be what? If it was function of x and x dot, your Lagrangian equation was this, if you remember. But if your Lagrangian is function of x, x dot and x double dot also,
देन इफ यू यूज द सेम डेरिवेशन, मैंने अभी डिराइव किया था बट डेरिवेशन यहाँ पे करने का नीड नहीं है, बट फार्मूला आप याद रखिए जो आएगा, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो आएगा, इफ एल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स डॉट एंड एक्स डबल डॉट, देन योर लैग्रेंजियन इक्वेशन बिकम्स दिस। इसको याद भी कर लो तो ज्यादा अच्छा है यार। This is your Lagrangian equation if L is a function of x, x dot and x double dot, right? So L is given to you, L is इसके लिए एक्शन इंटीग्रल है तो एल डी टी होता है, ठीक है। आईसी का हम लोग वेरिएशन लेते हैं और फिर उससे वेरिएशनल प्रिंसिपल से हम लोग लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। सो दिस इज एल इज व्हाट, t minus v t minus m x dot square minus vx plus alpha x x double dot plus beta x x dot, right? So if I calculate this, dl by dx is going to be minus dv by dx and alpha x double dot and beta x dot, and if I calculate again, yeah, then this will be mx dot beta x and this is going to be alpha x, yeah. So this is minus dv by dx plus alpha x double dot and beta x dot, and now we have d by dt of mx dot, dot नहीं लिखा, beta x, and then you have d square by dt square and this is alpha x equal to 0. अब ये क्या बन जाएगा देखो, this will be plus alpha x double dot plus beta x dot, ये क्या हो जाएगा m x double dot beta x dot, क्या आ जाएगा, okay, yeah. So this is 2 alpha minus m and this cancels out, minus 0, yeah. This is going to be the answer. This is going to be the answer. All right, ठीक है। ओके आगे चले, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है, इतना तो याद रहता ही है तुम्हें, ये एक्स्ट्रा टर्म एक ध्यान रखना। यह क्वेश्चन देखो, रिलेटिविटी का है। ए स्टेशनरी बॉडी एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स ईच ऑफ रेस्ट मास m. The two fragments move apart at a speed neta c relative to the original body. The rest mass of original body is, of course, opposite direction में जाएगा in order to conserve momentum. You have the body
and this is exploding, right? A big body, and you have a small daughter particle. This is exploding into daughter particles. It explodes into two daughter particles, right? And each daughter particle has rest mass m. So suppose the rest mass of this particle is m dash, right? ये निकालना ना rest mass original body. तो explode कर रहा है, तो one is going with beta c, neta c in this direction, and other of course will go into this direction in order to conserve momentum, because initial momentum was 0. So momentum of the daughter particle added together will also be 0. So that will happen only when they travel in opposite direction, right? So if I conserve the energy, if I do the energy conservation, then energy of this is what? M upon m is the rest mass, and 1 minus neta square. यही होता है ना ये, m naught c square into 1 minus v square c square. ये होता है. So it is twice. एक तो इसका हो गया, इतना ही एनर्जी इसका भी होगा, and that is equal to energy before explosion. So energy before explosion was mc square, m dash c square. So it was at rest. So it was the rest mass energy, no ke. इसका तो कोई ke था ही नहीं ना, इसमें तो kinetic energy और rest mass energy दोनों मिला के ये energy होता है, ये आ गया. So energy after explosion is this, energy before explosion is the rest mass of the parent nucleus, parent particle. ठीक है. So what is m dash? M dash is twice of m this. So your answer will be what? This will be answer. ठीक है. ओके, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. Calculate the magnitude of force experienced by a point charge q placed at a distance d from the center of the grounded conducting sphere A. A is less and D A is less than D. ये देखिए इमेज मेथड का क्वेश्चन है. इमेज मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है. आपको ग्राउंडेड कंडक्टिंग या गिवन अ ग्राउंडेड conducting sphere. This is a grounded conducting sphere, right? And you have a charge which is at a distance of t. So you'll have what? You have the charge induced over here. So in order to draw an equivalence, what we do is we replace this sphere with an image charge over here. And you remember the value of image charge. The value of image charge is minus aq by d, and its distance is a square by d. A square by d is the distance. अब फिर आप इस sphere को you can just forget it, and you just do all the calculation by replacing this sphere with this image charge. But this is the position of image charge at a distance of a square by d from the center of the sphere, and this is the magnitude, the value of image charge minus aq by d. ठीक है. And then you can do all kind of calculation using this image charge and of course this charge q. अब क्या बोल रहा है? What is the force experienced by the point charge? तो force experienced by this point charge, आप देखो ये कितना force इस पे लगाएगा, ठीक है. तो ये कितना force लगाएगा? q1 q2 by 4 pi epsilon naught r square. तो ये आपका aq by d है, अगर सी मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हम लोग तो. एंड दिस इज q, q1 q2 हो गया अपॉन 4 pi. और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये पूरा डिस्टेंस क्या है आपका? ये पूरा डिस्टेंस d है. सो इट इज d माइनस a स्क्वायर बाई d का होल स्क्वायर, राइट. सो दिस इज योर फोर्स, magnitude of force. So this is a q square d and 4 pi epsilon naught ठीक है. या दिस वन, ये याद रखो भाई, इमेज मेथड से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है. इमेज मेथड में दो केस, एक तो यही केस है और एक प्लेन कंडक्टिंग वाला है. यू हैव प्लेन एंड ग्राउंडेड, यू हैव अ चार्ज एट डी क्यू एट डी, देन यू कैन रिप्लेस दिस प्लेन विथ चार्ज माइनस क्यू एट डी बिलो बिफोर दैट प्लेन, बिहाइंड दैट प्लेन, ठीक है. सो रिवाइज इमेज मेथड.
रिवाइज इमेज मेथड, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, आई थिंक अभी हम लोग का काफ़ी क्वेश्चन बचा हुआ नहीं, आई थिंक दिस इज 37th क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन। देखो क्या लिखा, consider quantum mechanics का क्वेश्चन है, consider a quantum particle incident from the left on the step potential given by v naught theta x, ठीक है, with the energy E more than v naught and theta x is unit step function, अच्छा ठीक है। The scattering state of the particle is given by this, p and p dash are the momenta of the particle corresponding to the energy E, which are following is true. Yes. आपको ये दिया हुआ, गिवन दिस, ये आपको दिया हुआ v नॉट का, ये यूनिट स्टेप फंक्शन तो ये होता है 1 हाइट का, अब v नॉट गुना कर दो तो v नॉट हाइट हो जाएगा, ठीक है। एंड यू हैव अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी E मोर देन v नॉट, एनर्जी E मोर देन v नॉट, तो क्या होगा, इफ दिस पार्टिकल हिट्स द बैरियर, क्लासिकली तो ये वापस नहीं आना चाहिए, इट शुड सिंपली मूव इनटू द रीजन 2, दिस रीजन 1, रीजन 2, बट क्वांटम मैकेनिकली वी सी दैट इवन इफ E is more than V, you have a finite probability of particle getting reflected back, right? So if you have say n number of particles, 1000 particles hitting this potential step, then in that case you have some particle coming back also, which you don't see in classical mechanics. Classical mechanics says if E is more than V, the particle will certainly pass into the region 2, but actually it is not. Fact ये है कि quantum system में ऐसा नहीं होता है, and that is explained by the Schrodinger wave equation. When you start describing the particle by a wave function, or you describe the particle by the wave associated with de Broglie wave associated with it. So when you have wave hitting the potential step, you have a finite probability the particle will come back, and that particle coming back, that probability will be described by this. This is the wave which is incident on the step potential, and this is the wave which is reflected, and this is the wave which is transmitted. This is the wave that is transmitted, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड चूंकि रीजन 1 में है, तो इसलिए ये दोनों का सुपरपोजिशन के फॉर्म में वेव फंक्शन दिया हुआ है, और रीजन 2 में यू डोंट हैव एनी रिफ्लेक्टेड वेव, सो यू हैव ओनली दिस इन रीजन 2। दिस इज रीजन 1, रीजन 1 में एक तो इंसिडेंट वेव है और जो रिफ्लेक्ट कर दोनों सुपर इम्पोज कर जाएगा, and superposition of this is given by the linear combination, or region 2 में you have only transmitted wave, so you have just this wave, ठीक है। So what you will do is, एक तरह से reflection coefficient plus transmission coefficient का expression लिखा हुआ है, मतलब you have reflection coefficient plus transmission coefficient as 1, and what is reflection coefficient? Reflection coefficient is probability current density of reflected wave and probability current density of incident wave, and transmission coefficient will be probability current density of the transmitted wave and probability current density of the incident wave. And you know the probability current density, the expression of probability current density क्या होता है? Probability current density is, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें wave form में, तो sorry मतलब vector form में, so it would be this psi star psi minus psi star psi like this. अगर वन डायमेंशनल केस है तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड विथ सिंपली psi conjugate d psi by dx and psi d psi by dx. In fact, if it is function of x only, you can write partial derivative as d by dx, right? So you will calculate what? You calculate ji, jr, jt, right? So you have, this is the incident wave. This is your incident wave psi I, this is your psi r, and this is psi t, right? ये निकाल लीजिए आप। What is ji? Ji is h cross by 2im, and this is your psi star is e to the power minus ipx by h cross, and derivative with respect to x, ip by h cross e to the power ipx by h cross minus psi is e to the power ipx by h cross, and
minus IP by H cross. So they will multiply together to give you 1. अब वो भी multiply हो जाएगा. So what do you have? You have H cross by 2IM, and this is 2IP by H cross. Right? So this is giving you 2I will cancel out. H cross cancels out. So this is P by M. P by M. Similarly, if I calculate JR, what is JR? JR is what? JR will be again same thing, H cross by 2IM, and you have R star. R is I think real, or I can say R star, no doubt, no problem. R star, and the conjugate of this is E minus IPX by H cross, not minus, plus हो जाएगा ना, psi stars. So this is E IPX by H cross, and d psi by dx. So this will be R minus IP by H cross, and this is e to the power minus IPX by H cross. ये इसको कहीं लिख दें, P by M है, JI is P by M. If you write in vector form, it will be like this. Okay. So this, okay, minus psi is R e to the power minus IPX by M H cross, and d by dx of psi star. So that is R star and psi star का derivative. So it is IP by H cross e to the power IPX by H cross. Right. So what do you have? From here we have H cross by 2IM. So this will multiply and give you 1. And say R star R, that is modulus of R square, and here also modulus of R square, and you have minus 2IP by H cross. This 2I and this 2I will cancel out, this H cross will cancel out. So JR comes out to be what? JR comes out to be minus P by M and R I cap. And वेक्टर फॉर्म में लिख दो अगर इसको, जैसे उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो अगर वेक्टर फॉर्म में इसको भी लिखेंगे, सो माइनस P by M. So minus sign just denote कि this wave is traveling in negative x direction. वो लोग जानते भी हैं, this wave is traveling in negative x direction. ठीक है. अगर इसको करोगे तो उसी तरह से कर लेना इसको भी, JT. So JT in vector form will be what? P by M, है ना? करने का जरूरत है क्या? जैसे ये सब की वैसे ये भी कर लेना, और क्या, ठीक है. So the reflection, when you have the particle hitting the barrier, it can go in two ways. One, it can move into region 2. You have the finite probability of particle moving into region 2, and you have finite probability of particle getting back also. And that probability, as far as we understand, if E is much larger than V naught, then you have a large probability that particle will go into region 2, and you have very small probability of particle coming back. But if E is slightly more than V naught, then you have good amount of probability that particle will come back, right? Because it's just slightly more than V naught, and you have
of course the probability of going to region 2 also, but you have larger probability of particle coming back to region 1. वो एक एक्सप्रेशन वगैरह निकालोगे ना आप लोग तो आपको अपने आप तो एनालाइज करोगे स्टेप पोटेंशियल वगैरह तो आपको समझ में आ गया चीज़. ओके, सो द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज JR by JI. सो JR by JI, वो माइनस तो इसका डायरेक्शन में चला जाएगा ना, तो मैग्नीट्यूड की ही सिर्फ लो, ये क्या आएगा? इज दिस. अच्छा एक चीज और है भाई, ये P डैश लेना पड़ेगा यहाँ पे आपको ना, P डैश. And if I talk about transmission coefficient, it is JT by JI. So if you do JT by JI, it's P dash by P, and you have either particle reflected back into region 1 or particle going into region 2. So the probability of particle getting reflected back into region 1 and probability of particle going into region 2 will add up to 1 because you don't have the third alternative, right? So the reflection coefficient plus transfer coefficient will add up to 1. That is conservation of probability, or will be 1. So you have this answer. Huh? No. This answer. P dash upon P. Okay. A is the correct answer. A is the correct answer. आगे चलें? Good. Let's see this. Consider a spin 1 system whose SZ eigenstate are given by -1, 0 and +1. ठीक है? This corresponds to SZ equal to -1 H cross, this is corresponding to 0 H cross, and this is corresponding to +1 H cross. अच्छा लिखा भी हुआ है, ठीक है? -HS cross, 0 and +H cross. The normalized general state psi is linear combination of these, okay? ठीक है? Complex numbers subjected to the condition that this is 0. अच्छा, you have this condition. Okay. Which of the following is true? आपको relation निकालना है which is flowing out of this condition. This is the expectation value of SZ. Expectation value of SZ is 0. So you have what? Let's do this. We'll put this psi in this condition and we'll get the relation among the coefficient. इसी condition से coefficient के बीच में relation निकल जाएगा हमारा. हमारा psi क्या दिया हुआ है? Psi is C minus 1, this eigenstate, C naught, second eigenstate, and C plus 1, the third eigenstate. If we take the conjugate of this, the state will become brass, and this is C minus 1 conjugate, and this is become brass vector, C naught conjugate, 0, and C plus 1 conjugate plus 1, like this. So if I put it here, or say SZ conjugate, sorry, SZ psi, if I operate SZ on this psi, what we'll have? C minus 1 SZ this, and then you have C naught SZ acting on this eigenstate, and C plus 1 SZ acting on this eigenstate. And you know, SZ acting on this eigenstate will give me what? Minus H cross psi. Minus H cross this eigenstate. Eigen value problem समझ रहे ना आप? ये देखो, ये जो दिया है आपको, ये और ये क्या बोला है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, SZ acting on +1 gives me H cross +1, and SZ acting on -1 gives me minus H cross, and this, and SZ acting on this eigenstate gives you this. So we write the same thing over here. This will be minus H cross or minus H cross C minus 1 minus 1, and this is 0, so ये vanish कर जाएगा, and this is plus H cross plus 1, sorry, plus H cross C plus 1 this. Okay, and now if I
to this. So I'll take dot product of this brass vector with this vector. So what I have C minus 1 star minus 1, C naught star 0 and C plus 1 star, and this is with the dot product minus H cross C minus 1, minus H cross C minus 1 and H bar. Yes. And you know these eigenstates, since they are coming from, they are the eigenstates of the Hermitian operator. The quantum mechanics says for every observable measurable quantity you have the corresponding Hermitian operator, right? And the allowed values of that physical quantity will be given by the eigenvalues of that Hermitian operator. So the eigenstate which is arising out of this eigenvalue problem is this problem. Sz and psi is Sz psi, where this is the eigenvalue, this is the operator, this is Hermitian operator, and the eigenfunction, eigenstate corresponding to Hermitian operators are mutually orthogonal, and these state can be normalized also. और ये लिख भी रखा है, कहाँ लिखा है? As normalized general state. Normalized general, they are orthogonal because Sz is Hermitian operator. And why Sz is Hermitian operator? This is the postulate of quantum mechanics. For every observable, you have a Hermitian operator, right? So this is Hermitian operator, and these eigenstates are normalized also. That means you have their magnitude is 1, their norm is 1, and if you take dot product of one with the other, you will get 0. And you take dot product with itself, this will be 1. अगर डॉट प्रोडक्ट किसी आइगन स्टेट का खुद से लोगे तो 1 देगा, और दो अलग अलग आइगन स्टेट का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 देगा. That's what orthogonality means. That's what the orthogonality means. So we'll use it over here. यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे उसका. अब C minus 1, sorry, minus 1 और ये minus 1, इसका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा. So this is what? This is C minus 1 star C minus 1, I will get 1, और ये माइनस H क्रॉस रहेगा. ठीक है, और ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ तो है ही नहीं, है ना. तो ऑफ कोर्स इसका डॉट प्रोडक्ट 0 का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ तो 0 ही हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑर्थोगोनल टू -1 and +1, राइट. सो यू हैव ओनली लेफ्ट what is left is C plus 1 star and C plus 1, and this is H cross, right, and this is 0. The question gives you that. So you have C minus 1 modulus minus and C plus 1 modulus is 0. So we get this relation and coefficient. Let's write it here. अच्छा, ये हम लोग मान के चल रहे हैं नॉर्मलाइज्ड है, ये नॉर्मलाइज्ड लिखा हुआ है, एंड विल अज्यूम कि ये नॉर्मलाइज्ड आपस में है. ठीक है, मतलब the Hermitian operator will give you orthogonal eigenstates, and those eigenstates can be normalized. ठीक है, so I assume that they are themselves normalized also. दिया नहीं हुआ, but we can assume by default. ठीक है, और psi normalized है, तो इसका मतलब हो गया psi is 1. ठीक है, normalized इसका मतलब 1 हो जाएगा. और इसको करोगे तो क्या मिलेगा? इसको करोगे तो मिलेगा C minus 1 whole square, C not whole square नहीं तो modulus, और again you make use of the property that I told you, कि they are mutually orthogonal and they are normalized also. यहाँ पे भी इस प्रॉपर्टी का इसका कॉन्जुगल ब्रास वेक्टर आ जाएगा. C minus 1 स्टार ये उलट जाएगा, C नॉट स्टार ये उलट जाएगा, C plus 1 स्टार ये उलट जाएगा. आप फिर डॉट प्रोडक्ट लोगे, एंड डॉट प्रोडक्ट लेके आप यही यूज करोगे कि ये दे आर देमसेल्फ नॉर्मलाइज्ड एंड दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल आल्सो. सो यू विल गेट दिस, राइट. और एक रिलेशन यहाँ से मिल गया है कि C plus 1 मॉडुलस स्क्वायर is equal to C minus 1 modulus square. So you have what? You have C naught plus twice of, either you write C plus 1 or C minus 1. अगर प्लस 1 लिखोगे तो ऐसे लिख दो, या you write this
ट्वाइस ऑफ, कौन सा मैच कर रहा था? ये मैच कर रहा है, डी मैच कर रहा है, बिकॉज फ्रॉम हियर यू हैव दिस मॉडुलस ऑफ सी माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी प्लस वन स्क्वायर। तो या तो ये कर लो या ये कर लो, मतलब यू रिप्लेस सी माइनस वन सी प्लस वन और यू रिप्लेस सी प्लस वन सी माइनस वन। So I think this is correct. D is correct. ठीक है, D is correct. Okay, good. अब देखिए ये क्वेश्चन देखो ओपैम का है। There is a op-amp differentiator presented in the figure. C equals to 0.002 microfarad. RF is 2 kilo ohm. For triangular wave input shown in figure, determine the output voltage waveform. ठीक है, और चॉइस दिया हुआ है अगले पेज पे, अट नहीं आता इस पे। देखो ये वी आई है सपोज करो, सो हियर दिस इज 0, सो charge Q here will be CVI, so the current I will be d by dt of Q on the charge, and this is CVI or C dVI by dt, and this current will flow in this. So V out is going to be what? V out is what? V out is 0 minus IRF, or this is minus RF into C dVI by dt. So if I put the value, RF is what? 2 kilo ohm, 2 into 10 to the power 3, and C is 0.002 microfarad, 10 to the power minus 6. So this will give me what? Minus 4 into 10 to the power minus 6 and dVI by dt, of course. Yeah. dVI by dt. So VI, right. So V out is what? V out is minus 4 into 10 to the power minus 6 dVI by dt. Okay. ठीक है. Yes. Now you are given VI. आपको VI दे for triangular wave input. This is triangular wave input. So since you are given this, if I talk about 0 to 5 microsecond, what is dVI by dt? dVI by dt is the slope of this line, right? So what is the slope of this line? Tell me. This is 5 microsecond, and this is what? 10. So slope of this line is tan of this angle theta. So dVI by dt in 0 to 5 microsecond would be what? The tan of this theta. And tan of this theta is how much? This is 10 volt perpendicular base. So 10 volt upon 5 microsecond. Right. So if I talk about a V out in this time interval, then V out is going to be simply what? Minus 4 into 10 to the power minus 6, and dVI by dt, that is 10 upon 5 into 10 to the power minus 6. So this will cancel out. This कैसे आ जाएगा? Minus 40 by 5 minus 8.
right? And this slope will be what? माइनस ऑफ दिस। जैसे ये स्लोप है पॉजिटिव और ये इक्वली नेगेटिव होगा, यहाँ भी जो ये भी 5 माइक्रोसेकेंड है और 10 वोल्ट का चेंज है। सो इट इज 10 वोल्ट in 5 microsecond the voltage increases by 10 volt. Here in 5 microsecond the voltage decreases by 10 volt. So in this region from 5 to 10, between 5 microsecond to 10 microsecond, your V out is what? Plus 8, because the slope is negative, minus of this. So minus of this slope add करो, minus minus plus हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर प्लस 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 8 हुआ, यहाँ माइनस 8 हुआ, प्लस 8 हो गया, फिर माइनस 8, फिर प्लस 8. तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी आवर waveform. Waveform would be like this. You have from 0 to 5 minus 8, and then when you exceed 5 you have plus 8, and then 10 second again you have minus 8. This is 5 microsecond, 10 microsecond, like this. नहीं ऐसे आ जाएगा. So if I look into this, what will be the answer? ये आंसर, this is going to be the answer. ठीक है, ओके. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. A beam of light of intensity I naught equal to 120 watt per meter square is incident on the optical system shown in figure BS1, BS2. इसको थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ जाता है ना. Okay, so BS1, BS2, BS3, BS4 are ideal. अच्छा क्या है ये ऑप्टिकल सिस्टम आइडियल क्या? अच्छा आइडियल 50 बाई 50 बीम स्प्लिटर. ठीक है, बीम स्प्लिटर है. बीम स्प्लिटर ये बताते हैं क्या होता है. इट अच्छा लिखा भी हुआ है, रिफ्लेक्ट 50% एंड ट्रांसमिट 50% ऑफ इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी. मतलब कुछ खाता नहीं है, या तो रिफ्लेक्ट कर देगा या ट्रांसमिट करवा देगा, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेगा. तो आइडियल का मतलब ये है कि 50% जैसे ये लाइट यहाँ फॉल किया ना यहाँ से, तो 50% रिफ्लेक्ट करा, 50% ट्रांसमिट कर जाएगा. काफ़ी मतलब बीम स्प्लिटर का इम्पोर्टेंस है. हम आपको ना रियल टाइम एप्लीकेशन बीम स्प्लिटर का हमको अब दिमाग में रहेगा, और हम एक जगह बीम स्प्लिटर का यूज करते हैं, तो आपको रियल टाइम एप्लीकेशन बीम स्प्लिटर का दिखाएंगे. फैंटास्टिक एप्लीकेशन है. ठीक है, कभी हम ऑफिस में रहेंगे ना, तो एक बीम स्प्लिटर में यूज करते हैं एक जगह, तो बीम स्प्लिटर का हम आपको अच्छा एप्लीकेशन बताएंगे. ठीक है, एक वीडियो बनाएंगे, उस पर मज़ा आ जाएगा देखना. तो देखो अभी तो ये बस ये समझ लो इतना. तो एक्चुअली क्या ना, ये सिर्फ लिखा में मज़ा नहीं आता, वो जो देखोगे ना बीम स्प्लिटर और उसका क्या फंडा है, कैसे ये करता है, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा. देखिए बीम स्प्लिटर का आई नॉट फॉल कर रहा है, तो आई नॉट का आधा इंटेंसिटी ट्रांसमिट कर जाएगा और आधा इंटेंसिटी जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा. मतलब 50% रिफ्लेक्ट हो गया, 50% ट्रांसमिट हो गया. इसका आपको एप्लीकेशन ही बताएंगे आगे. ठीक है, इसमें नहीं, मतलब अलग से वीडियो बनाएंगे. 50 by 50 beam splitter, it reflects 50%, transmit 50% of the light intensity. I1, I2, I3, I4 the total intensity measured by detector. अच्छा, I1 is the intensity reflected by beam splitter 1, I2 is the intensity which is transmitted by beam splitter 2, and I3 is the intensity which is of course ये रिफ्लेक्टर इधर से ट्रांसमिट भी करेगा. ठीक है, तो ये I1, I2, I3, I4 इंटेंसिटी दे रखा है आपको. द टोटल इंटेंसिटी मेजर बाय डिटेक्टर. व्हाट इज I3? देखो ये I0 है, तो जो ट्रांसमिट होगा वो कितना हो जाएगा, I0/2. ठीक, अब ये जो होगा इधर I0/4 चला जाएगा, इधर I0/4 रिफ्लेक्ट हो जाएगा. हमको I3 निकालना है, I0/4 रिफ्लेक्ट हो जाएगा. अब यहाँ से जब जाएगा I0/2 ट्रांसमिट कर गया I1 से, I0/4 रिफ्लेक्ट हो गया. अब ये मतलब बराबर होगा. I0/2 जो है I0/2 इधर जाएगा, I0/2 ट्रांसमिट कर जाएगा. यहाँ क्या होगा, I0/4 रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट कर जाएगा और I0/4 रिफ्लेक्ट हो जाएगा. और जब यहाँ फॉल करेगा तो क्या होगा आपका, यहाँ से I0/8 जो है वो ट्रांसमिट कर जाएगा. ठीक है, अभी I3 में और भी आएगा, और यहाँ से I0/8 रिफ्लेक्ट कर जाएगा.
अब ये जब फॉल करेगा तो क्या होगा, ये जब फॉल करेगा तो आधा ट्रांसमिट करेगा, आधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब I0/16 जो है इधर आ जाएगा। फिर मतलब कितना जब दोबारा से घूम घाम के आएगा तो कितना लाइट आएगा, I0/8 अभी है, 1/2 यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, 1/2 यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, 1/2 यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, अब फिर 1/2 ट्रांसमिट यहाँ करेगा, तो मतलब I0, जैसे देखो समझो बात, I0/2 यहाँ से जर्नी शुरू किया रिफ्लेक्ट करके, यहाँ हाफ हो गया, यहाँ हाफ हो गया, यहाँ हाफ हो गया, और यहाँ से निकलेगा तो हाफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, I0/8 इंटू ये I0/8, 1 2 3 जैसे रिफ्लेक्ट हुआ तो 1/2 क्यूब हो गया, और यहाँ से ट्रांसमिट किया तो वो भी हाफ गुना होगा। तो नेक्स्ट जब निकल रहा है तो 1/16 ऑफ I0/8 निकल रहा है, ठीक है, और इतना ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इतना ही I0/8 इंटू 1/16 रिफ्लेक्ट होगा, और ये फिर 1 2 3 1/2 रिफ्लेक्शन हो गया, और यहाँ से हाफ ट्रांसमिट कर जाएगा। तो अगली बार जब घूम घाम के आएगा तो ये आ जाएगा I0/8 इंटू 1/16 इंटू 1/16, मतलब आप लोग देख रहे हैं कि 1/16 का फैक्टर गुना होते जा रहा है। मतलब इंटेंसिटी देखो, जो रिफ्लेक्ट होगा घूम घाम के फिर यहाँ से ट्रांसमिट करेगा ना, इंटेंसिटी कम हो जाएगा, लेकिन जो भी रिफ्लेक्शन होगा घूम घाम के फिर यहाँ से ट्रांसमिट करेगा। तो आप अगर देखेंगे तो पहली बार जो लाइट निकलेगा वो I0/8 निकलेगा, सेकेंड टाइम क्या निकलेगा, I0/8 इंटू 1/16, फिर कितना निकलेगा, I0/8 इंटू 1/16 का फैक्टर जो है ना वो गुना होते जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी I0/8 1 प्लस 1/16 होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, I0/8 1 माइनस 1/16, so this is nothing but 1 minus 1/16, so this will be 2/15, and I0 is how much, I0 is 120, so 2/15 into 120, 15/20 से 8 दूनी 16 वाट पर मीटर स्क्वायर। सी आंसर हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। को मिला भी लेते हैं, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, ठीक है, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है ये क्वेश्चन, देखो ठीक ठाक क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या बोल रहा है, ए रॉड ऑफ लेंथ, रिकॉर्ड हो रहा है जी, कई बार तो रिकॉर्ड नहीं होता है। ए रॉड ऑफ लेंथ L इक्वल टू 1 मीटर इज हेल्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। टेक द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द रॉड विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज द ऑरिजिन। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको ऑरिजिन ले लिया हमने, और एंगल जो है इनिशियली 60 डिग्री एंगल बना रहा है। एज द सपोर्ट होल्डिंग द रॉड इज सडनली रिमूव्ड, द रॉड comes in contact with the horizontal surface. What will be the coordinate of the left end of the rod at the point of contact? क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अभी इसको होल्ड किए हुए हैं 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ, और इसको बोल रहा है ऑरिजिन ले लो इसको, ये मान लो एक्स एक्सिस है। अब कह रहा है रॉड को छोड़ दिया हमने, तो रॉड का जब राइट एंड हिट करेगा, जब रॉड हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में पूरी तरह से आ जाएगा, तो रॉड ऐसे गिर जाएगा, तो ये कितना पीछे जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट पूछा, लेफ्ट एंड का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, लेफ्ट एंड का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। अब एक चीज समझो आप, अगर हम लोग रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, सो व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड, एक यहां नॉर्मल रिएक्शन, और एक यहां mg, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अगर छोड़ दोगे तो एक तो mg लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन। आप एक चीज समझो, देयर इज नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन,
there is no external force in x direction. There is no external force. अभी रॉड एक ही पार्ट, रॉड ही एक सिंगल ऑब्जेक्ट का सिस्टम है, तो एवरी फोर्स एक्टिंग विल बी एक्सटर्नल फोर्स. इंटरनल फोर्स का तो बात तब आता है ना जब यू हैव 2 और मोर पार्टिकल्स, तो आपस के फोर्स को इंटरनल बोलते हैं. रॉड तो सिंगल पार्टिकल सिस्टम यहाँ पे है, तो एवरी फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स. So I should write external or F, same thing. So you don't have any external force acting on the rod in x direction. देखना y डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन mg है, नॉर्मल रिएक्शन है, but you don't have any force acting in x direction, right? कोई भी फोर्स x डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा है. Since you don't have any force acting in x direction, there is no acceleration of the rod in x direction. And since you don't have acceleration in x direction, so x is what? dvx by dt. So the rod, the center of mass of the rod will, the velocity of the center of mass, ये rod का vx 0 होगा. Rod will not have any x component of the velocity, and at t equal to 0, rod was at rest. So I can say at t equal to 0, vx is 0, and vx is remaining constant with time. That means Vx will remain 0 forever. Vx remain constant with time, and that constant is 0. Why? Because at t equal to 0, rod was at rest. ठीक है. So Vx will remain constant with time. That means कि as the rod moves, it will not have any velocity in x direction. That means अगर center of mass का हम x और y coordinate का बात करते हैं, then x coordinate, then the x coordinate of the center of mass is not going to change. मतलब अगर रॉड का सेंटर ऑफ मास का हम कोऑर्डिनेट लेते हैं x और y, तो चूंकि x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, x डायरेक्शन में रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, बिकॉज vx इज रिमेनिंग 0, सो एक्सियम विल रिमेन 0. देखिए, एक रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशन को हम लोग सेंटर ऑफ मास के मोशन से विजुलाइज कर सकते हैं. आई कैन describe the motion of a rigid body, translational motion of a rigid body can be very well described by the motion of center of mass. ठीक है, यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन रिजिड बॉडी का हमेशा ही हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास के मोशन से, रोटेशनल वाला नहीं ऑफ कोर्स. तो एक्सियम विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज vx is 0. That means as the rod changes its position, x coordinate of the center of mass will not change. That means what? अगर ये टकराएगा, नीचे आएगा और हम कह रहे हैं x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट रॉड नीचे बिल्कुल सरफेस से टकरा जाएगा, तब भी सेंटर ऑफ मास यही रहेगा. सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट यही रहेगा. अब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट यही रहेगा और 1 मीटर का रॉड है, तो आपका कितना हो गया? ये यही है. ये है कितना? व्हाट इज दिस? दिस इज यार, दिस इज टोटल इज 1 मीटर, सो दिस इज हाफ मीटर. यही है ना, हाफ मीटर. तो हाफ cos 60, हाफ cos 60 मतलब हाफ इंटू हाफ, 0.25. आइए गया सेंटर ऑफ मास, तो लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड कहाँ जाएगा? पूरा हाफ यही होगा ना जी, यानी ये -0.25 पे जाएगा. लेफ्ट कॉर्डिनेट ये टोटल आपका हाफ होगा और 0.25 ये है, तो 0.25 ये रहेगा, तो -0.25 डी आपका आंसर आ जाएगा. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, ओके. लास्ट के क्वेश्चन थोड़े बड़े भी हैं कुछ. देखिए क्या बोल रहा है. क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है. देखो, क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है. कंसिडर पार्टिकल सब्जेक्टेड टू द सिमेट्रिक वन डायमेंशनल फाइनाइट स्क्वायर वेल. Consider particle subjected to the symmetric one-dimensional finite square well. Find the time evolution of the wave function psi xt if at t equal to 0 the particle is prepared in the equal superposition of ground and first excited state. ठीक है, where phi1x and phi2x are normalized eigenfunction of ground state and first excited state respectively. If tau is the smallest time at which the particles is equally likely to be in either half of the well,
select the correct value of tau h by ml square. अच्छा, ठीक. But you have to find the smallest time at which the particle is equally likely to be in either half of the well. Or you can say tau is, you have to find out the smallest time at which the probability of finding the particle in first half or second half of the well is half. अगर फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ ऑफ द वेल में हाफ प्रोबेबिलिटी है तो दूसरे में हाफ में भी हाफ रहेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी तो वन ही होगा ना. ठीक है. आपको पार्टिकल सिमेट्रिक वन डायमेंशनल फाइनाइट स्क्वायर वेल दे रखा है इसमें. ठीक है. तो इसको हम लोग बता दें आपको थोड़ा सा एक चीज़. देखो आपको दिस इज -L/2, this is +L/2, right? And you have infinite potential outside, is it not? तो पहला जो आपका वेव फंक्शन होगा वो ये होगा, दूसरा आपका ये होगा. ठीक है. ये आपका x=0 है, मतलब थोड़ा सिमेट्रिक नहीं बना है, ये जैसा वैसा ही ये है. ठीक है. मतलब थोड़ा बेहतर फिगर बन सकता था, मतलब जो जैसा ये है ना वैसा ही ये रहेगा. ये थोड़ा सा एसिमेट्रिक बन गया है, बट आप समझ रहे हैं ना, एसिमेट्रिक नहीं है, वो गलत बन गया, मिटाना नहीं चाहते हैं. ठीक है. तो मतलब जैसा ये है ना फर्स्ट हाफ, ये थोड़ा बड़ा बन गया है कहने मतलब, तो आप इक्वल साइज का बना लेना. ठीक. तो देखो सिमेट्रिक वेल में जैसे En का वैल्यू तो सेम रहता है, जैसे मतलब 0 to L रहे या -L/2 to L/2 रहे, En का वैल्यू जो है आपका यही रहेगा, n² π² h² ² 2ml². लेकिन जो साई का वैल्यू है ना, अगर साई1 की बात करें, तो साई1 विल बी √2L/2/L cos πx/L. अगर साई2 का बात करें, बिकॉज यू नो साई हैज टू बी नॉन जीरो एट x=0. ठीक है. थोड़ा सा सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल देख लेना यार. इनफाइनाइट देखो द वेव फंक्शन व्हेन यू हैव द वेल फ्रॉम x=0 to x/L is the mathematical formulation of that well is this. मतलब अगर 0 to L अगर यही अगर मतलब 0 to L रहता तो उस केस में sin n का वैल्यू ये होता है 2/L sin n pi x/L. ठीक है. लेकिन अगर सिमेट्रिक वेल होगा तो अगर साई1 ये है तो साई2 आपका ये हो जाएगा. साई1 आपका कॉस फंक्शन है तो साई2 आपका ये 2π x/L हो जाएगा. इसी तरह से साई3 जो होगा ना वो अगेन आपका √2/L cos 3π x/L हो जाएगा. मतलब कहने का मतलब है ये इवन फंक्शंस रहेंगे, इवन पैरिटी वाले वे फंक्शन रहेंगे, और ये आइगन स्टेट ऑड पैरिटी, सॉरी ये ऑड पैरिटी वाले रहेंगे और ये इवन पैरिटी वाले रहेंगे. नहीं उल्टा बोल रहा, कॉस वाले इवन पैरिटी के रहेंगे और साइन वाले ऑड पैरिटी के रहेंगे. तो ग्राउंड स्टेट, सेकेंड एक्साइटर स्टेट, फोर्थ एक्साइटर स्टेट और सिक्स्थ एक्साइटर स्टेट, दे ऑल विल बी ऑफ यार इवन पैरिटी, whereas this will be of odd parity. मतलब डेफिनेट पैरिटी होता है. ठीक है. ओके. ठीक है. अब क्या बोल रहा है तुमको, देखो आपको एक वेव फंक्शन साई एक्स नॉट दे रखा है which is 1/√2 phi1x plus phi2x, where phi1x is normalized eigen function of ground state and first excited state. ठीक है. psi x0 is 1/√2 इसी को phi1x बोल दो. ठीक है. तो psi xt क्या हो जाएगा? If we write in terms of CUET, so this will be 1/√2 normalized eigen function है.
तो अगर केट के फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी, प्लस अब हमें टी का वो वैल्यू निकालना है सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ आर सेम, मतलब -L/2 टू 0 और 0 to L/2 प्रोबेबिलिटी सेम हो, नहीं ये निकालना है ना। We have to find out tau is the smallest time at which the particle is equally likely to be in either half of the well. The probability of finding a particle in -L/2 to 0 वाला जो हाफ है और 0 to L/2 वाला हाफ है, दोनों में probability of finding particle should be same. मतलब if you have this well, you have this infinite potential well, so tau is the time at which the probability of finding the particle in this half, x equal to -L/2 to x equal to 0, and this half is going to be same. इस half में probability of finding particle और इस half में probability of finding particle is same, right? तो वो tau निकालना है और वो tau फिर निकाल के और ये वैल्यू फिर हम लोग निकाल लेंगे, tau h/ml², ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये है इफ देयर पार्टिकल इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन दिस एंड दिस, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन दिस हाफ एंड दिस हाफ आर इक्वल, दैट मीन्स probability of finding particle in one half will be going to be 1/2, because sum of the probability of finding particle here and here will add up to 1, because there is no other place where particle can lie. Particle can lie either here or here. So sum of the probability of finding particle in the first half and the second half will add up to 1. And if the probability of finding particle in the two half are equal, then that means the probability of finding particle in one of the half is going to be 1/2, right? Getting your point? So let's find out the probability of finding particle in the region, say 0 to L/2 or -L/2 to 0, anyone. So probability of finding particle in the region x equal to 0 or probability of finding the particle in this region is going to be what? Is going to be 1/2. And what is this equal to? This is equal to integral I star xt अगर केट वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख दो सपोज करो, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है हम लोग को। So this is going to be 1/2 plus so you can rewrite this as this is going to be what? 1/2. I write it as phi1, right? Phi1 e to the power minus और psi स्टार करेंगे ना, psi स्टार करेंगे तो 1/2 plus minus into yeah. And here what we have? Here we have
माइनस dx equals to half, equals to half. Okay, fine. Now here if I multiply it, I'll have what? 1 by 2 phi dx from 0 to L by 2, and then we have the integral 1 by 2 right, and then we have 1 by root 2, 1 by root 2, 1 by 2, phi 1 star, phi 2 e to the power minus I, right, and then we have phi 2 star, phi 1 e to the power minus a plus total is 1 by 2. What is this? इसको हाफ को बाहर निकालना. What is this equal to? ये क्या होगा बताओ? See, phi 1 is this. This is what? This is एक बार रीराइट कर लेने दो लास्ट. ये हो जाएगा phi 1 मॉडुलस स्क्वायर. तो मॉडुलस का तो कोई मीनिंग नहीं है. phi 1 तो रियल फंक्शन है. And 1 by 2 and here we have phi 1 phi 2 क्या है देखो. phi 1 x is यार root 2 by L cos pi x by A, and phi 2 x is here ना. And this is what? This is 1 by 2, 2 by L, and we have cos pi x by A and sin 2 pi x by A dx, and we have this function, right? E to the power I e2 minus e1 t by h cross plus e to the power minus I e2 minus e1. टाइम का फंक्शन तो बाहर ले सकते हैं इसको. इंटीग्रल तो x के रेस्पेक्ट में ना. ये क्या होगा बताओ? एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 1 by 2, राइट. ये क्या होगा बताओ? व्हाट इज दिस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to L? Sorry, minus L by 2 plus L by 2. This is phi 1, right? And this is your phi 2. So phi 1, phi 2 are normalized eigenstate. So the probability of finding particle in this first eigenstate from minus L by 2 to plus L by 2, this is normalized. This will be this integral over minus L by 2 to plus L by 2 is going to be 1, right? Phi 1, phi 2 are normalized eigenstates. So integral of phi conjugate phi dx from minus L by 2 to plus L by 2 is going to be 1. That's what normalization means. So what is this integral? This integral is simply area under this half. मतलब पूरा कर्व के नीचे का एरिया 1 है, तो आधे का तो हाफ हो जाएगा ना. ऐसे इसका हाफ होगा. ये पूरे का 1 स्क्वायर करोगे तो ये phi 1 स्क्वायर, सॉरी इसको मत ड्रा करो, phi 1 स्क्वायर का ये तो आइगन स्टेट हो गया. आप phi 1 स्क्वायर का ड्रा करोगे तो कुछ ऐसा आएगा. देखो, इफ आई टॉक अबाउट phi 1, दिस इज स्क्वायर x.
अब phi2 स्क्वायर एक्स का ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस एरिया का बात करें हम, तो ये एरिया हाफ हो जाएगा, ये एरिया भी हाफ हो जाएगा, तो ये टोटल एरिया 1 होता है, तो आधे का एरिया हाफ हो जाएगा, तो दिस इज हाफ इंटू हाफ। सिमिलरली दिस इज हाफ इंटू हाफ। ये इंटीग्रल जो है ये क्या आ जाएगा, 1/2L या 2 कट गया, 1/L सम इंटीग्रल 0 to L/2. And what is this? This is going to be what? What is this? What is this equal to? This is equal to 2 cos x. So this will be, ये इंटीग्रल में हम नहीं जाना है, ठीक है, this will be twice of cos e2 minus e1 t by h cross, and this is equal to half. अब क्या है, 1/4 1/4 1/4 1/4 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हाफ ये हो गया और हाफ ये हो गया, कट गया, यहाँ 0 हो जाएगा। And this integral has some value, I don't know, but it's not 0. It's not 0, right? This integral, this is in no way this is 0, right? Why it is not 0? Because you have this, right? This is function minus L/2 plus L/2. If I plot this phi1, this is phi1, this is phi2. So if I multiply these two graphs, I won't get 0. Or you can calculate it if you want, you can calculate it. It's easy to calculate. You will convert this sin 2 pi x by as 2 sin pi x by cos pi x by. So you will have I can just show you that it's not 0. If it is 0, then there will be a problem, right? So it's not 0 because this integral is what? This integral is 0 to L/2, and cos pi x by L, sorry, is L, and यहाँ भी L है, sorry, and you have twice of sin square pi x by L and dx. So yeah, it's not like a odd function minus something plus something, it won't be 0. You can calculate it, I think. I can take sin pi x by L as say z, so pi by L cos pi x by L will be dz, right? So you will have sin square something into see, you know, you take sin pi x by L as z, and you have pi by L cos pi x by L. I think I have committed mistake. It's not this. It's this. Sin pi x by L, cos square pi x by L dx. This is not 0. I'll take cos pi by x, something like this, cos pi x by L as z. So z, and this is minus pi by L sin pi x by L as dz. So this will convert to twice of say what, this is cos square z, say z, and this is L dz by pi with minus sign. So you have something like this. So you have minus 2L by pi and z square dz, right? And you have the limits. Yeah. When x is 0, z is when x is 0, z is when x is 0, z is 1, and when x is L/2, when x is L/2, you have 0. So this is not 0. That's enough to know. Okay, this integral is not 0. When this integral is not 0, this has to be 0. We are into real numbers. We are in the world of real numbers, and you have two product of two things equal to 0,
then one of the item has to be 0, right? One of the item has to be 0. So if this is an answer, this has to be 0, and that is what we want. So cost term will be 0, right? Cost term would be 0. We have cos E2 minus E1 t by h cross is 0, right? Okay, good. So what is E2? We know En, n square pi square h cross square 2ml square. So if I write h cross square as h, so it will be n square h square 8ml square. So E2 minus E1 is what? E2 minus E1 is, when you have n equal to 2, 4, 4 minus 1, 3, so it is 3h square 8ml square. No, keep in terms of h cross only. So E2 minus E1 is going to be 3 pi square h cross square 2ml square. Yeah. So what we have? E2 minus E1 time h cross, this will be what? This will be n plus half pi. But we want minimum time. So I'll take n to be 0. Question है minimum time पूछ रहा है. So I'll take n to be 0. We want t min. So t will be minimum when this term is minimum. So t min is, first of all, let me put that value. t pi square h cross square, तो h cross square तो रहेगा नहीं, h cross तो नीचे भी है तो कट जाएगा एक, upon 2ml square, and we want t min, so I'll put n equal to 0 here. So this is pi by 2, so pi will cancel out, 2 will cancel out. Good. So we have t equals to ml square upon 3 pi h cross, and pi h cross is what? Pi into h upon 2 pi, so h by 2. So it's 2 ml square yeah 3h. So what they asking? We got t. They want th by ml square. They want th by ml square. th by ml square. So that is going to be 2 by 3. So 2 by 3 is the answer. Here 2 by 3. ठीक क्वेश्चन था, है ना? अच्छा है, कुछ क्वेश्चन करके ना अच्छा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा काम किया है लाइफ में, ठीक है? ओके, ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, देखिए, ठीक है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो. कंडक्टिंग स्फेरिकल शो बबल of radius r with wall thickness w is charge, w is very less compared to r, ठीक है? ये सब का मीनिंग होता है क्वेश्चन में. Is charged to a potential v naught. The bubble burst and become a spherical drop. With potential vd. कितना? बस एक ड्रॉप बन गया. अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं. बबल बर्स्ट करके स्फेरिकल ड्रॉप बन गया. सॉरी, बबल बर्स्ट किया और स्फेरिकल ड्रॉप बन गया. कंडक्टिंग बबल है, दिस इज W, दिस इज R, potential is V naught.
पोटेंशियल इज वी नॉट। और ये बर्स्ट किया और ये ड्रॉपलेट बन गया। ठीक, गुड। या क्या कांस्टेंट रहेगा इन दोनों में? ऑफ कोर्स चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। नहीं, जो चार्ज यहां, चार्ज कंजर्व्ड क्वांटिटी इन बोथ ऑफ दीज केसेस, जो चार्ज यहां है वही चार्ज यहां रहेगा, बस शेप साइज बदला है ना जी। ठीक है, तो वी नॉट जो पोटेंशियल है आपका वी नॉट, या सो व्हाट इज दिस वी नॉट? स्फेरिकल soap bubble with radius r with wall thickness w is charged to v naught, ठीक है, और मास भी सेम रहेगा। यस, मास इज ऑल्सो गोइंग टू रिमेन सेम, मास भी सेम रहेगा ना, मास इज ऑल्सो सेम। सो सपोज रो इज द मास डेंसिटी, we'll calculate this r first. If rho is the mass density, what is the mass of that bubble? Rho into volume, what is the volume? ये W very small compared to R है, so in that case the volume is going to be 4 pi r square W, जैसे bubble of radius r and thickness dr 4 pi r square dr लेते हैं ना, तो ऐसे चूंकि W is very small compared to R, so mass is going to be 4 pi r square W, that's going to be the volume, that's going to be volume, volume ये हो जाएगा, ये तभी होल्ड करेगा when W is very small compared to R. I say this is converting to ए बबल, मतलब सॉलिड बबल को लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट, ड्रॉप तो सॉलिड हो गया ना, बबल हॉलो हो गया अंदर से, थिकनेस वॉल वेरी थिन वॉल होता है, अंदर से हॉलो होता है, आई कन्वर्ट कर गया है ड्रॉप में 4 पाई रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, राइट, पाई आर क्यू, या यस। Now, so your small r is what? 4 pi cancels out, rho cancels out. So r is 3 r square W, small r is 3 r square W. Yeah, ठीक। चार्ज कितना होगा भाई? What is the potential here? Potential here is, if Q is the charge, is Q into 4 pi epsilon naught R. So Q is going to be 4 pi epsilon naught V into R, right? V naught. So that's the charge. So what is VD? Potential, this drop will be what? Drop को उन्हें कहाँ पे निकालना है भाई? सरफेस पे ही होगा, सरफेस पे ही होगा, तो सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन R, तो Q क्या आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V नॉट R एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 R स्क्वायर W 1/3. So this cancels out. So if I cube everything, अगर क्यूब कर दें तो हो जाएगा वी डी क्यूब, वी नॉट क्यूब, आर क्यूब, 3 r square W. So this is this cancels out. So we have what? V d cube W upon V naught cube R as 1/3. Is 1/3. Is it all right? समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? कोई डाउट हो कमेंट में डालिएगा, कोशिश तो करते हैं देखो कि सारा आंसर कर दें आपको, ठीक है, टाइम है बेस्ट आंसर किया जाए सारा। ओके, ये क्वेश्चन देखो, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। Consider an operator S dot n, S is spin angular momentum,
बोल्ड से लिखा हुआ है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है विद आइगन केट्स प्लस माइनस एन कैप and eigenvalues h cross by 2 plus minus, and n cap is unit vector and s is the spin operator. A partially polarized beam of spin half particle contains 25-75 mixture, 25% 75 mixture of two pure ensembles, one with plus z cap, other with plus x cap. What is the ensemble average of this? तो स्पिन आइगन फंक्शन जो दिया हुआ है ना तुमको, वो एक तरह से ये है 25 और 75 का रेशियो है ना. तो इफ आई राइट इन टर्म्स ऑफ केट वेक्टर, दिस इज 25 75 में 25 मतलब 1/4, यानी प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड 1/2 हो जाएगा ऑफ दिस, राइट. एंड 75 मतलब 3/4, तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड तो 3/4 का अंडर रूट होगा ना. ठीक, देखो थोड़ा सा अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम पढ़े होंगे पॉली मैट्रिसेस तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज बेसिकली 1 - 1 x and this is going to be 1 0 and S is क्या पूछा है यार, अच्छा एवरेज ऑफ दिस, एवरेज ये क्या है, देखो ये क्या है, S dot x cap will be what, SZ, sorry SX, SX क्या होता है 1/h cross, SX क्या है h cross by 2 0 1 1 0, ये SX है. सो दिस अगर मैट्रिसेस फॉर्म में लिखोगे इट इज दिस, ये याद रखना पड़ेगा. अब इसका तुमको निकालना है क्या, एवरेज. एवरेज का मतलब है आपको ये निकालना है SX by h cross, ये निकालना. तो साई पहले निकाल लो, साई का ये तो दे ही दिया आपको, हम ये बता दिए ये क्या है. तो ये अगर पुट करोगे तो क्या आएगा 1/2 एंड 1 0 एंड √3/2 गुने 1/√2 1 - 1. तो अगर कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखा है बताओ, इट कैन बी रिटन एज I can take 1/2 outside, so you'll have 1 plus and नहीं, या ठीक लिखे हैं 1/2 1 0 √3/2 1/√2 1 - 1, ठीक है. तो ये हो गया 1/2 और चलो पूरा ही लिख दो पहले, है ना, फिर देखेंगे क्या लिखते हैं. अगर ऐसे लिखें तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 √2 और √3, और यहाँ क्या लिखाएगा माइनस एक सेकंड रुको, वन SX का ये आइगन वैल्यू है ना 1 टाइम्स दिस, सॉरी -1 नहीं होगा यार 1 होगा, ये गलत लिख रही है ये, क्योंकि ये
ऐसे ये होगा, ये सही कर लो थोड़ा सा 1 1, तभी ये सेटिस्फाई करेगा ना, इसका आइगन वैल्यू होगा 4 लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज √3 अपॉन 2√2, √3 upon 2√2. So I can take 2√2 outside. So what do we have? √2 plus √3 और √3, ये हमारा सही हो जाएगा, दिस इज सही। बस हो गया, Sx by h क्रॉस का मैट्रिक्स फॉर्म वो लिख ही दिया हम लोग। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी सिंपली 1/2√2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो 1/2√2 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और Sx by h क्रॉस 1/2 ये है, तो 1/2 को बाहर ले लो। सो व्हाट डू वी हैव ओवर हियर इज √2 plus √3 और मैट्रिक्स हो गया 0 1 1 0, और ये हो जाएगा √2 plus √3। यस, अब ये निकाल लो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। यस, सो वी हैव टू इवैल्यूएट दिस, वी हैव टू इवैल्यूएट दिस। सो व्हाट डू वी हैव हियर, ये हो गया 1/8 इंटू 1/2, 1/16, ठीक, 1/16। अब ये इवैल्यूएट करना है तुमको, ये कितना हो जाएगा, √2 plus √3, या अब ये मैट्रिक्स पे इवैल्यूएट होगा, क्या होगा 0 1, तो √3 एंड 1 0, ठीक, ओके, एंड दिस इज 1/16 and this is √3 plus √2 and √3. So we have here 1/16 into twice √3, right, so this is 8। और इसको कर लेते हैं गुना, एक तरह से हो गया √6 plus 3 upon 8, ये निकालना दो, ये आ जाएगा हमारा 3 plus √6 भागा 8। एरर हो गया है क्या? अच्छा, इसमें एक एरर ये हम लोग कर दिए हैं कि वी हैव अज्यूम्ड साइट टू बी नॉर्मलाइज्ड। इनफैक्ट हम लोग को ना ये भी करना पड़ेगा, समझ रहे ना, इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। We have written psi in terms of this and yeah, तो ये भी नीचे ये भी करना पड़ेगा। तो psi क्या आया था हमारा यार, psi तो चाहिए है psi, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ये आया है, इसको डिवाइड कर देते हैं। psi क्या हो जाएगा, it will be simply, this is our psi is what, 1 by it was psi was this ना, भूल भी गया क्या था, I think psi was this 1 by 2√2 and √2 plus √3 upon √3, यही था ना, ओके।
So psi is going to be simply 1 by 8, and basically it is this. Whole square, and we have √2 √3. इसको मिटा दें. Let me write here. With the conjugate transpose of this, 1 by 2 √2 will come, 2 बार आ जाएगा तो स्क्वायर कर दो. It will be this, and we have this. So in a way this is going to be how much? 1 by 8, ठीक है, and ये स्क्वायर हो जाएगा this, तो 2 + 3 5 और 2 √6 और 3. Yeah. So we have 3 3 6 2 8. तो 1 by 8 तो कट ही जाएगा तुम्हारा. ये आ जाएगा 8 + 2 √6. 8 + 2 √6. तो ये निकाल लें एक बार हम लोग. या ये निकालो वैल्यू इसका. ब्रैकेट में 3 + √6 भागा 8 + 2 √6, 0.4. ये आंसर है. 0.42 will be the correct answer. समझ गया. ये एरर कर दिए थे हम, ठीक है. 0.42 कौन सा आंसर देखो. 1/3 तो 0.33 होता है, 1/4 0.25 होता है, और 3/16 भी आपका 0.2 से कम ही होगा. ये देख लो, ये 0.3, 8 24 60 856. एग्जैक्ट तो नहीं, बट यही नियरेस्ट यही है मेरे ख्याल से. आंसर तो फिर यही होगा. कैलकुलेशन तो ठीक लग रहा है हमको. 0.375, तो आई विल पुट नियरेस्ट आंसर ये होगा. ऐसा आंसर 0.42 आ रहा है. सो दिस कैन बी द नियरेस्ट आंसर विच आई कैन हैव. ठीक है, ये नियरेस्ट आंसर जो हमको दिख रहा है. ठीक है, ये देखो, given the vector v equal to yi cap plus 3xj cap, what is the value of this line integral along the unit circle centered at origin? This is y, the unit circle. V dot dr is what? V dot dr is yi cap 3xj cap, and dr is dxi cap dyj cap. So this is going to be y dx 3x dy. So we'll use Green's theorem. Green's theorem says mx by dx plus nx by dy is equal to dn by dx where this loop, where the curve C is oriented in such a way that if one is moving along the orientation, then he should find the region R to be on the left. तो आप देख सकते हैं ये जो आपको दिया हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन दिया हुआ है. तो कोई बंदा ऐसे ऐसे मूव करेगा तो इसको रीजन किधर दिखेगा? लेफ्ट में दिखेगा. तो ओरिएंटेशन भी ठीक है. फॉर दिस ओरिएंटेशन I can use this. अगर opposite orientation है तो माइनस साइन यहाँ लगाना पड़ेगा. So our dn is this, and sorry, n is this, and this is m. So I'll use that. dn by dx क्या हो जाएगा? 3. और dm by dy क्या हो जाएगा? 1. 3 minus 1 dx dy. So it is twice of dx dy, and integral dx dy is what? Area. And your circle of radius 1. So it is pi 1 square. It is 2 pi. Pi 1 square, so it is 2 pi. ठीक है.
2 पाई आ जाएगा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चूज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू निकाल लो और क्या करोगे, निकाल लो आइगन वैल्यू। ऐसे कर लो, नहीं, फाइंड आउट द आइगन वैल्यू। यहां से चलो, 1 माइनस लैम्डा मतलब इस रो को चुन लो, ठीक है। 1 माइनस लैम्डा इंटू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू दिस मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, माइनस लैम्डा इंटू दिस मैट्रिक्स। नहीं तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है तुम्हारा, 1 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा और फाइनली 2 माइनस लैम्डा 1 minus lambda minus 2. So you have lambda square lambda 1 minus lambda lambda square, and this is lambda square minus 3 lambda plus 2 minus 2. Yeah. 2 है, 12 है, क्या है ये, 12 minus 12. So we have 1 minus lambda square, and we have lambda square minus 3 lambda minus 12. So we have 1 minus lambda square, lambda minus 4, and lambda नहीं गड़बड़, क्या आ जाएगा, इसमें एरर है, ये 10 होगा ना, तो कुछ आ नहीं रहा था, हाँ अब आ जाएगा। लैम्डा ये 5 माइनस 5 लैम्डा प्लस 2, तो आपका 5 आपका हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है। द आइगन वैल्यूज आर 0 0 1 माइनस 2 5, 0 0 1 माइनस 2 5, ठीक है, ठीक भैया। 2 1 3 1 4 है, 5 1 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, 5 इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, ठीक है। आर यू गेटिंग? ओके गुड। देखो थर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, a cylinder of height L and cross section area A is placed vertically along the central axis, is filled with non-interacting particle each of mass m, which is acted upon by gravitational force of magnitude mg in downward direction. If the cylinder is maintained at temperature T, what is the ratio of Cv when T tends to 0 upon Cv when T tends to infinity? Cv is the specific constant volume. अच्छा, पार्टिकल्स, एक सिलेंडर दिया हुआ है एल लेंथ का और एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसमें पार्टिकल बहुत सारा है, मास एम का, ठीक है, उस पर सब ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लग रहा है। ओके देखिए, सपोज वी हैव लॉट्स ऑफ पार्टिकल, वी हैव एन पार्टिकल्स, सपोज वी हैव एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दूसरे पेज पे चलते हैं। Suppose we have n number of particles. This is cylinder, and this is in equilibrium with some reservoir which is maintained at temperature T, right? So
suppose we have n number of particles, lots of particles, right? We have lots of particles, बहुत सारा particle, ठीक है? We have n number of particles. Say, so okay. So what is the partition function? We have a partition function Z equals to e to the power minus beta e and d tau dp, phase space. I can write energy as what? Energy is mgz and p square by m. So p square by m is what? Px square by 2m, p square 2m plus, or you can say you can write like this: px square, py square, pz square upon 2m, and d tau will have dpx, or we can say d tau as what? Dx dy dz, and dpx dpy dpz. This is partition function, and we have 6 integrals, one for each variable of integration. We have nothing, x and y तो यहाँ है ही नहीं. So integral dx dy is going to be the area. The phase space is cylinder, right? Phase space, the position space है वो तो cylinder तक confined है ना. Momentum तो it can be from minus infinity to plus infinity. Px, py, pz can range from minus infinity to plus infinity. But x and y, x, y, z का जो लिमिट है वो तो सिलेंडर हो जाएगा ना. जो वॉल्यूम का लिमिट है dx, dy, dz, वॉल्यूम जो एलिमेंट है वो तो सिलेंडर का एलिमेंट है. तो इंटीग्रल dx, dy, dx, dy करेंगे तो dx, dy का x और y का तो इंटीग्रल में कुछ है ही नहीं. आई थिंक एरिया दिया होगा, एरिया ए दिया हुआ. सो इंटीग्रल dx, dy is going to be the area, right? So that is area, and this is minus beta mgz dz, and z is going from 0 to L. ठीक है, तो एक तो इंटीग्रल ये हो गया. दूसरा हो जाएगा e to the power minus beta px square by 2m dpx, and px going from minus to plus infinity. अब py pz वाला इंटीग्रल भी यही रहेगा, डमी वेरिएबल में बदल जाएगा ना, इंटीग्रल तो वही रहेगा. उसमें e to the power माइनस बीटा py x स्क्वायर बाई 2m और dpy हो जाएगा. तो px py में इंटीग्रल तो सेम रहेगा ना. डमी, दीज आर डमी वेरिएबल्स. ये तो लिमिट पुट होके गायब हो जाएगा. So dummy variable only changes the other two integrals. It will be q. ठीक है, ठीक. So let's solve this. Once we get partition function, we'll get CV also. We'll get u first, and then we'll get CV. देखिए, first of all, let's solve this one. Right, dpx. Let beta px square by 2m as, say, z, right? So px will be what? 2m by beta under root z. Our dpx will be 2m by beta under root 1 by 2 root z dz. So this will be, अच्छा, this is also equal to twice of, चूंकि even function है, it's 0 to infinity, right? So it is twice of e to the power 0 to infinity, e to the power minus z, and we have 2m by beta 1 by 2 root z dz. So 2 will cancel out. So what we have outside? We have 2m by beta and z per power 1 by 2 minus 1 e to the power minus z dz, and 0 to infinity, right? So here gamma 1 by 2,
and gamma 1 by 2 is root pi. Gamma 1 by 2 is root pi, very famous. So it will be 2 pi m by beta. So the partition function of this system is, इसको भी इवेलुएट करो, क्या हो जाएगा, e to the power minus beta mgz upon beta mz. Beta mz is a coefficient, so it will come downward, minus sign 0 to infinity. ये क्या इधर क्या आ जाएगा, 2 pi m by beta, 2 pi m by beta 3 by 2. All this is a into 2 pi m by beta 3 by 2 and 1 minus infinity आएगा, infinity तो नहीं होगा ना, sorry L आएगा इसका, L लेंथ तक है ना सिर्फ, तो यह आ जाएगा 1 minus e to the power minus beta mgl and beta mg. Yeah, good. Take care. So we get the partition function. We get the partition function from here. We get the partition function. Z क्या होता है ऐसे? Z is अगर discrete particles का system हो, तो we write it like this, है ना? This is a partition function defined for when the energy values are discrete. So dz by d beta is what? S minus EI, and number of particles in ith state is what? N by z. This is your what? This is your Maxwell-Boltzmann statistics. So if I talk about average energy, average energy is what? Sigma ni ei upon sigma ni, which is n. So sigma ni ei is what? Sigma n by z ei e minus beta ei. I am trying to write internal energy in terms of partition function. I am trying to derive internal energy in terms of partition function. I got the partition function. Now I am trying to derive internal energy from partition function. So this is what? This is sigma, or this is 1 by z, nn will cancel out, and we have sigma ei e to the power minus beta ei, and from here we get, this is 1 by z minus dz by d beta, right? Or we have minus d by beta of d by d beta log z. This is average energy of each particle, and we have n number of particles. So the total energy is going to be, internal energy is going to be n into this, or we have minus n d by d beta of ln z, like this. This is the internal energy in terms of a partition function. We have got the partition function of our system. So let's say, what is ln z? Log z is log a, or by a, log a 2 pi m 3 by 2 and mg. Let's put everything here, and plus log 1 minus e to the power minus beta mgl, and we have what? Beta to the power 5 by 2 minus, this is ln z, and
d ln z by d beta is how much? This is not having any beta, so this is 0. That's the beauty of partition function, नहीं? log z का डेरिवेटिव लेने से सब आइटम गायब हो जाता है. अगर इधर कोई मिस्टेक ही कर दिया ना इंटीग्रल में, कोई कांस्टेंट वैल्यू गलत लिया तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, तभी सही आ जाएगा. ये देखो क्या आ जाएगा. दिस विल बी सॉरी बीटा का डेरिवेटिव लेना, बीटा के रेस्पेक्ट में लेना है ना हम लोगों को. सो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एम जी एल and e to the power minus beta mgl minus mgl, राइट. यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका नहीं, रुको रुको रुको, गलती भी है. एक माइनस एन यहाँ भी है और एक माइनस एन और है, तो ये हटाओ. सॉरी, कैसे देखो, ये हो जाएगा 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एम जी एल 1 माइनस, अब फिर इसका डेरिवेटिव लोगे ना तो माइनस एक है, एक माइनस और आएगा, तो माइनस बीटा एम जी एल इंटू एम जी एल. ठीक. और यहां क्या आ रहा है? माइनस 5/2, ये तो 5/2 बीटा. नहीं, ये आपका क्या आ जाएगा? 5/2 लॉन बीटा हो गया ना, इसका डेरिवेटिव ही आ जाएगा. ठीक. सो व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी? द इंटरनल एनर्जी इज गोइंग टू बी माइनस एन डी बाई डी बीटा log z. So this is going to be 5n by 2, and beta is what? Beta is 1/2 kt. Sorry, 1 by kt. Beta is 1 by kt. So it is 5/2 n kt minus n mgl e to the power minus beta mgl and 1 minus, right? इसको भी टी में करते हैं क्या? This is 5/2 nkt minus nmgl and e to the power minus mgl by kt and 1 minus mgl by kt. This is going to be a u. This is going to be a u. And what is CV? CV is du by dt. And we have to evaluate this CV when t goes to infinity and when t goes to 0. We have to evaluate this CV when t goes to 0 and t goes to infinity. So when t goes to 0, what is your u? When t goes very small, when t goes to t tends to t goes very small, right? When t goes very small, this becomes infinite. So this will be 0. So u is going to be 5/2 nk. और ये आप चाहो तो इसका जो है ना वो भी ले सकते हो, सारी डेरिवेटिव ले लो और फिर ये सब पुट करो. डेरिवेटिव लेके और फिर t टेंड्स टू 0 करो, डेरिवेटिव लेके और फिर t टेंड्स टू 0 करो तो भी आपका काम हो जाएगा. मतलब du by dt, so this is nothing but 5/2 nk, right? And I can take n mgl outside, and d by dt of e to the power minus mgl by kt upon 1 minus e to the power minus mgl by kt, right? Okay, so let's take when t tends to 0. When t tends to 0, एक तो ये डेरिवेटिव निकाल के t टेंड्स टू 0 करो, तब भी तुम्हारा अच्छा रहेगा, है ना? चलो कर लेते हैं, वैसे ही कर लेते हैं. ठीक है, जैसे 5/2 nk minus n mgl
and d by dt of, let's make it simpler, right? Let's take it as this, mgl by kt minus 1. अब इसका डेरिवेटिव थोड़ा इजी रहेगा. अब देखो यहाँ पे ना दो चीज है, या तो इसका डेरिवेटिव लो और फिर वो कैसे लो, या हम लोग इसी में ले लेते हैं when t goes to 0, when t is very small. When t is very small, then Cv is going to be 5 by 2 nk. And when t goes very small, this will be what? T goes very small. This is infinity. E to the power infinity is infinity. So this tends to 0. So your Cv is 5 by 2 nk. When your t is very small. And when t is very large, then we can write it like this. E to the power mgl by kt can be approximated as 1 plus mgl by kt and plus 1 by 2 factorial mgl by kt whole square and so on minus 1. So we write it as 5 by 2 nk minus n mgl, and we have here d by dt of 1 by mgl by kt plus 1 by 2 factorial mgl by kt ka whole square and so on. So since mgl by kt is very, very small, because we are considering case t goes to infinity, so I'll be just retaining first term, right? So this will be 5 by 2 nk minus n mgl, and we have d by dt of kt by mgl. So mgl will cancel out, and we have 5 by 2 nk minus nk. It's 3 by 2 nk. When t goes very large, it's 3 by 2 nk. When t is very small, it's 5 by 2 nk. ऐसे मैथमेटिकली जो प्रॉपर तरीका है इसका डेरिवेटिव ले, आप फिर ये सब कंडीशन पुट करें. थोड़ा लेंदी होगा, आप कर सकते हो अपने लेवल पे, ठीक है, मतलब हो जाएगा उसमें भी, ठीक है. So when t goes to infinity is 5 by 2 nk, and when t goes to 0 is 3 by 2 nk. So when your t goes to 0 is 5 by 2 nk, and when t goes to infinity is 3 by 2, sorry, हाँ यही था ना, ऐसे देख लो. Sorry. When t goes to 0 is 5 by 2 nk, and when t goes to infinity is 3 by 2 nk. It's 5 by 2 nk as 3 by 2 nk. So it's 5 by 3. D आंसर चेक कर लें. It's D, yeah, it's D. ठीक है. All right, चलेगा. थोड़ा लेंदी था, but I can't help it. पर आपको वे पता चल रहा है ना कैसे निकलता है, वो इंपॉर्टेंट है. ये देखो, आई थिंक इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. या ये लास्ट क्वेश्चन. So we are about to finish it. A system A consists of 3 identical non-interacting bosons. System B consists of 2 identical bosons. They both have identical energy spectra, 3 non-degenerate energy levels, 0, epsilon, 2 epsilon. System A में भी 3 energy levels हैं और system B में 3 energy levels हैं, 0 epsilon, 2 epsilon. The particles of A and B are distributed in various energy levels in such a way that total energy of the combined system is 4E. The average energy of the system A is, एक system A दिया हुआ है, एक system B दिया हुआ है. System A में भी आपका जो energy level है वो 0 है, epsilon और 2 epsilon. ये हो गया A. और सिस्टम बी में भी जो आपका है वो epsilon, 2 epsilon, सॉरी 0 epsilon और 2 epsilon. ये बी है.
यहां पे 3 पार्टिकल्स हैं, यहां 2 पार्टिकल्स हैं, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पूरा सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम का एनर्जी 4 एप्सिलॉन आ जाए, कंबाइंड सिस्टम का एनर्जी 4 एप्सिलॉन आ जाए। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? एक तो तरीका है कि 4 एप्सिलॉन है तो हम इसमें 0 रखें ए में और बी में 4 एप्सिलॉन रख दें। दूसरा तरीका है कि ए में एप्सिलॉन एनर्जी हो और बी में 3 एप्सिलॉन हो। तीसरा तरीका है कि ए में 2 एप्सिलॉन हो, बी में 2 एप्सिलॉन हो। चौथा तरीका यह है कि ए में 3 एप्सिलॉन हो और बी में एप्सिलॉन हो। अब पांचवा तरीका है कि इसमें 4 एप्सिलॉन हो, इसमें एप्सिलॉन हो। यही हो सकता है जी, और कोई वे तो नहीं है कंबाइंड सिस्टम का। ठीक है, अब बोसॉन्स है, पॉलीज थ्योरम प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता है इसमें। बोसॉन्स में डोंट हैव द पॉलीज थ्योरम प्रिंसिपल। तो जीरो एनर्जी कितने तरीके से हो सकता है? जीरो एनर्जी होने का ए में एक ही तरीका है कि तीनों बोसॉन्स जीरो में लाई करें, और कोई तरीका तो है नहीं। सो यू हैव वन वेज ऑफ हैविंग जीरो इन ए, एंड हाउ मेनी वेज यू कैन हैव 4 एप्सिलॉन। एक तो तरीका है कि अच्छा इसमें 3 पार्टिकल है ना, तो तीनों को जीरो में रख देंगे तो 4 जीरो हो जाएगा एनर्जी। अब 4 एप्सिलॉन लाने का क्या तरीका है? एक तो तरीका है कि एक ही तरीका है इनफैक्ट, ये दोनों का हम 2E कर दें डिस्ट्रीब्यूट, दोनों को 2E में रख दें, और कोई तरीका तो है नहीं। दोनों पार्टिकल को 2E में रख दें एनर्जी लेवल में, तो इसका बी का एनर्जी 4 ही हो जाएगा। तो इसमें भी एक ही तरीका है। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑब्टेनिंग 0 इन ए एंड 4 इन बी इज ओनली 1। ठीक, ओके। टोटल नंबर ऑफ वेज देखना है कि 4 का कितना वेज हो सकता है। ठीक है, अब यहां देखो, मतलब एक तरीके से ही हो सकता है ना, 0 और 4 का डिस्ट्रीब्यूशन एक ही तरीके से हो सकता है। अब एप्सिलॉन और 3 एप्सिलॉन कितने तरीके से हो सकता है? अब एप्सिलॉन इसका एनर्जी कितना तरीके से हो सकता है? 2 पार्टिकल 0 में हो, एक पार्टिकल एप्सिलॉन में हो, आइडेंटिकल पार्टिकल है, सो कौन सा पार्टिकल यहाँ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब नॉन आइडेंटिकल होता तो होता कि भाई 1 यहाँ रखो, दूसरा तरीका 2 यहाँ रखने का होता, तीसरा 3 यहाँ रखने का होता। आइडेंटिकल है तो हम लोग एक पार्टिकल यहाँ रखें, बाकी 2 पार्टिकल यहाँ रखेंगे। नॉन आइडेंटिकल होता तो कहते ना कि भाई 1 2 3 लेबलिंग कर सकते थे, एक बार 1 को रखते, एक बार 2 को रखते, एक बार 3 को रखते, तीनों 3 वेज होता है। लेकिन यहाँ आइडेंटिकल है, लेबलिंग नहीं कर सकते हम लोग। वी आर सिस्टम आइडेंटिकल पार्टिकल, बोसॉन्स आर सिस्टम आइडेंटिकल पार्टिकल, बोथ साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। तो एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन के कितने वेज हो जाएंगे? एप्सिलॉन इसमें आने के एक ही वेज है कि 2 पार्टिकल 0 में हो, एक पार्टिकल एप्सिलॉन में हो, और कोई वेज नहीं है। सो यू हैव वन वेज ऑफ हैविंग एप्सिलॉन इन ए, एंड हाउ मेनी वेज ऑफ हैविंग 3 एप्सिलॉन इन बी। और यहाँ पे 2 ही पार्टिकल है, तो यहाँ कितना तरीका हो जाएंगे 3 एप्सिलॉन रखने का? यहाँ भी 2 ही तरीका, एक ही तरीका होगा, एक यहाँ पार्टिकल, एक यहाँ पार्टिकल, बस एक यहाँ और एक यहाँ, एक ही तरीका है। और कोई तरीका है क्या? नहीं, बस यही तरीका है। 2 एप्सिलॉन होने का कितने तरीके हैं? यहाँ 3 पार्टिकल है, तो एक तो तरीका ये है कि 2 एप्सिलॉन में पार्टिकल हो और बाकी 2 पार्टिकल यहाँ हो, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि एक पार्टिकल यहाँ हो और 2 पार्टिकल यहाँ हो। 2 एप्सिलॉन लाने का 2 तरीका याद दिख रहा है हमको, कि एक तो केस है कि एक पार्टिकल यहाँ हो, बाकी 2 पार्टिकल 0 में हो। एक तरीका यह है कि 2 पार्टिकल यहाँ हो और एक पार्टिकल यहाँ हो, एक 0 में हो और 2 पार्टिकल एप्सिलॉन में हो। यानी वी हैव 2 वेज ऑफ हैविंग 2E इन A, एंड हाउ मेनी वेज ऑफ हैविंग 2E इन B? यहाँ भी 2 तरीका है, एक बार यहाँ रख दीजिए और दूसरे का 0 में रख दीजिए, और दूसरा तरीका है कि दोनों पार्टिकल E में रख दीजिए। सो यू हैव 2 वेज हियर, सो टोटल 4 वेज। तो इस कन्फिगरेशन का 4 तरीका है, ये कन्फिगरेशन ऑब्टेन करने का 4 तरीका हो गया ना, 2 तरीका A का, 2 तरीका B का। यहाँ देखिए 3E लाने के कितने तरीके हैं बताओ? एक तो तरीका है कि तीनों पार्टिकल को एप्सिलॉन रख दिया। दूसरा तरीका यह है कि एक पार्टिकल जो है 2E में रखा और एक पार्टिकल एप्सिलॉन में रखा, एक पार्टिकल 0 में रखा, तब भी 3E आ जाएगा। समझ रहे हो जी? एक तो तरीका है कि तीनों पार्टिकल जो है आपका एप्सिलॉन रख दिया, और एक तरीका है कि एक को 2E में रखा, बाकी को एक दूसरे को E में रखा और तीसरे को 0 में रखा, 1 1 1। एक तरीका है कि 2E में रखा, सॉरी तीनों पार्टिकल E में रख दिया, ये तरीका है। तो 2 तरीका दिख रहा है हमको, ठीक है।
एप्सिलॉन ऑब्टेन करने का कितना तरीका है, एक पार्टिकल यहाँ रखिए, बाकी पार्टिकल्स यहाँ रखिए, सो यू हैव टू वेज। ठीक, 4e लाने का कितना तरीके हैं भाई यहाँ पे, एक तो तरीका है कि दो पार्टिकल यहाँ रख दिया, तीसरा 0 में रख दिया। दूसरा तरीका क्या है कि एक यहाँ रखा, दो यहाँ रख दिया, तभी 4e आ जाएगा, है ना। सो यू हैव टू वेज। आप एप्सिलॉन लाने का क्या तरीका है, एक यहाँ एक 0 में, बस। सो यू हैव टू वेज। ओके, सो ये कॉन्फ़िगरेशन के दो तरीके हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन 4 तरीके हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 2 2 4 4 8 10 10 हो गया टोटल नंबर वेज। और क्या पूछ रहा है तुमसे, एवरेज एनर्जी इन सिस्टम ए, एवरेज एनर्जी सिस्टम ए। देखो ये 0 कितने वेज हैं, एक वेज हो गया। एवरेज एनर्जी निकालो, 10 वेज टोटल है, ठीक है, नीचे 10 आ जाएगा। अब इस 10 वेज में एनर्जी कितना है, एक वेज में तो एनर्जी इसमें 0 है, और एक वेज में एनर्जी, ये तो पहले वेज में तो 0 एनर्जी आ रहा है ए में, ये ए वाली एनर्जी है, और एक वेज में एनर्जी इसका ई है, तो ई इंटू 1 हो गया एक तरह से। और इस कन्फिगरेशन में 4 वेज है, 4 तरह का ओरिएंट, 4 तरह का कन्फिगरेशन, इसमें एनर्जी इसका 2e है, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, 4 इंटू 2e। और इस कन्फिगरेशन के 2 पॉसिबल वेज हैं, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 3e गुने 2। और इस कन्फिगरेशन के भी 2 वेज हैं, 4e गुने 2। टोटल कितना हो रहा है जी, 4 दुनिया 8, 1 9, 6 15 और 8 23, 23e बटा 10, 2.3 इन द यूनिट ऑफ ई बोला है। सो यू हैव 2.3, दिस इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम ए। आई होप यू आर गेटिंग इट। ऑप्शन अगले में क्या ऑप्शन, ऑप्शन नहीं दे रखा, ऑप्शन लिख देते हैं, कट गया है क्या ऑप्शन। ए इज 3/4, बी इज 5/8, सी इज 3/8 and D is, sorry, C is and D is, क्वेश्चन तो हमको सिंपल ही लग रहा है सर। Consider circuit shown in figure. C is the capacitance of the capacitor, E is the voltage provided by the battery, and all the resistors are identical. What is the charge stored in capacitor in the unit of C when it is fully charged? When it is fully charged. एक काम करो, ये सबको इक्विवेलेंट निकाल लो इसका, ठीक है। ये सीरीज में हो गया, ये आर है, आर ये सीरीज में हो गया एक तरह से, ये हो गया एक तरह से, इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग 2R से, ठीक है। ये रिप्लेस हो गया 2R से। अब R और 2R पैरेलल में हो गया, तो R और 2R पैरेलल में हो गया तो क्या हो जाएगा, R इंटू 2R अपन R प्लस 2R, तो 2R/3 हो गया, तो एक तरह से ये रिप्लेस हो गया। अब 2R/3 और R सीरीज में आ गया, तो 2R/3 प्लस R कितना हो जाएगा, 5R/3, नहीं, तो ये टोटल रिप्लेस हो जाएगा 5R/3 से, ठीक है। फिर से एक बार देखना, R 2R इंटू R/2R प्लस R, 2R/3 और 2R/3 प्लस R, 5R/3, ये आपका सर्किट होगा, भूल जाओ सब, ठीक। अब एक चीज ध्यान दो, at t equal to 0 when you close the switch and if capacity is uncharged, जैसे आप पढ़े होंगे ये RC सर्किट, याद है, if C is uncharged, then if you close the switch, what happens? If you close the switch, the current is E/R e to the power minus t/RC. So you can see the behavior of capacitor.
at t equal to 0, I is what? E by R. So the capacitor behaves like a short circuit, as if it is short circuit. I is E by R. And at t equal to infinity, in a steady state, I is 0. So capacitor behaves like an open circuit, right? No current through capacitor. आपको steady state में पूछा है. So the capacitor will behave like an open circuit. No current in this branch in steady state, right? You have to find the charge. मतलब इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगा, बाकी शुरू में तो जैसे स्विच क्लोज करो तो करंट फ्लो होगा ही. देखिए स्टेडी स्टेट में ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, देन यू हैव कैपेसिटर बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फर्स्ट जस्ट फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. यहां निकालो या वोल्टेज अक्रॉस 5R/3 निकालो, एक ही बात है. In a steady state, there won't be any current in this branch. So, what will happen? If there is no current in this branch, what will happen? This and this will behave, come in series. ये दोनों series में आ जाएगा. Yes, ये series में आ जाएगा. तो आपका ये जैसे 5R/3 और R कितना बन जाएगा? 8R/3. ठीक है. ये करंट निकालने की कोशिश करेंगे हम पहले, ठीक है. आई थिंक इधर से करंट फ्लो करेगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा. टोटल करंट आई निकाल लेता है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो 5R/3 प्लस R 8R/3 हो गया, ये R हो गया. तो टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस R एंड दिस 8R/3 विल बी इन पैरेलल, सो 8R/3 गुने R प्लस 8R/3 प्लस R, 11R/3. So it will be 8R/11. सही लिखे यार, हाँ ठीक है, 8R/11. So current will be what? The current is going to be E upon equivalent resistance. So it's 11 E by 8. और ये डिस्ट्रीब्यूट होना है. इसमें यहाँ एक तो यहाँ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और एक इस ब्रांच में जाएगा. तो इस ब्रांच में जाएगा तो ये तो सीरीज में ही है, ठीक है. तो एक तरह से कहो इस ब्रांच में जाएगा और एक इस ब्रांच में जाएगा. तो करंट निकालना है कि 8R/3 वाले ब्रांच में कितना, ये तो 8R/3 हो गया ना टोटल. तो एक इस ब्रांच में गया या इस ब्रांच में गया, एक ही बात है, ठीक है. तो इस ब्रांच में कितना डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगा? तो इस ब्रांच में अगर ये I1 लिखते हो और इसको I2 लिखते हो, तो इस ब्रांच में I2 will be what? R upon R plus 8R/3 into I. तो फार्मूला पता ही होगा आपको, दो पैरेलल में रेजिस्टेंस है अगर ऐसे, ये पता होगा आपको. ये I1 है, सॉरी ये I1 है और ये I2 है. देन I1 is R2 by R1 plus R2 into I. और I2 is R1 by R1 plus R2. तभी ना I1 R1 I2 R2 के बराबर होगा. वोल्टेज अक्रॉस दिस, वोल्टेज अक्रॉस दिस विल बी इक्वल. I1 R1 इक्वल टू I2 R2, और I1 प्लस I2 इज I. ठीक है, तो यही यूज करते हैं हम लोग. कहाँ गया? हाँ ये रहा. R अपॉन 11R/3. I कितना है भाई? 11 E/8R. 11 कट गया, ये कट गया, ये हो गया 3E/8R. तो ये करंट आ गया आपका, इस ब्रांच में करंट आ गया 3E/8R. ठीक, 3E/8R. तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस दिस विल बी सेम एज वोल्टेज अक्रॉस दिस. तो वोल्टेज क्या होगा? VC इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 5R/3. सो I इंटू 5R/3. I हमारा 80/8R है और 5R सॉरी, हाँ ठीक है. ये कितना बनेगा जी?
I इंटू 5R/3, करंट ये है, so this is 3E/8R उन्हें 5R/3, so R cancel out, this cancels out, so you have 5/8 E. 5/8 E is the potential difference across this. So same will be potential difference across this. So the charge Q is going to be CV. It would be 5/8 CV. So in terms of CV, this charge will be 5/8 CV. So in terms of CV, yeah, charge will be 5/8. ठीक? Okay. I hope you get it. थोड़ा सा टाइम लग गया यार, क्योंकि जैम वाला बीच में आ गया था ना, जैम वाला भी आ गया था वो, तो उसको भी करना था, क्योंकि बच्चा लोग मैसेज कर रहा था बार बार ना कि भाई सवाल करवाइए, सवाल सॉल्यूशन दे दीजिए, तो इसीलिए उसको करने लगे, तो टाइम बीत गया। और थोड़ा सा बुक फेयर भी लगा हुआ था, तो बुक फेयर जाना जरूरी था, है ना। मुंशी प्रेमचंद का 2 हम उपन्यास लेके आए, पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी। तो कल बाकी वो करते हैं, 2022 वाला भी करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जस्ट 2023, 2023 का हो गया पूरा, है ना। अब 2022 का करते हैं, जितना हो सके करेंगे, पूरा 12 तक तो मुश्किल लग रहा है, टाइम कम है, ठीक है, तो एकदम से भगा भी नहीं सकते ना कि फटाफट फटाफट हम कर लेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ना, तो धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करना होता है। Okay, so you just keep on preparing and come out of this exam analysis और ये सब जो कर रहे हैं ना लोग, YouTube पे बड़े सारे वीडियोस देखते हैं, एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं, कट ऑफ क्या है, ऐसा मत फंसिए। अब आप वो एग्जाम हो गया, खत्म हो गया है, मिला लिए ना, अब शांत बैठ जाइए, अब इसका तैयारी कीजिए बढ़िया से, आएगा कीजिए, अभी पीछे का ज़्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। सो बाकी लोग का कुछ लोग अच्छा भी आया, हम देखे काफ़ी लोग शेयर किए हैं हमको कि कितना मार्क्स बन रहा है, तो ठीक है, 35 से 40 नंबर है तो मतलब मिल जाएगा, ठीक है ना, 35 से 40 के बीच में कट ऑफ जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।